Good morning, everyone. Hello, am I audible? Guys, good morning. Hello, hello, hello. Just remind me after first lecture to take attendance. Yeah, guys, hello. So I'll be start. Huh. So I'll be starting with today's lecture now. So last time we have stopped at this point, testing approach. Incremental testing जो है we are done. So now today onwards we'll be starting with testing approach. अब testing approach में आपको क्या बोला है? Which testing approach means as and when type of software changes we supposed to adapt a new approach like the approach that is for testing banking software is different from approach which we use to test any medical software or any college software or any game. So same way as you can see testing approach में first is architectural validation. मतलब द फाइनल आर्किटेक्चर डिजाइन विच वी हैव फॉलोड वहां से हम लोगों को फाइंड करना है कि सिस्टम आर्किटेक्चर ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स व्हाट आर द ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द यूजर्स एंड एज पर दैट डू वी गॉट द करेक्ट डिजाइन और नॉट. देन सिस्टम डेमोन्स्ट्रेशन होगा. सिस्टम डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग बेसिकली अर्ली टेस्टिंग अर्ली स्टेजेस जो होंगे जहाँ पे हम लोग अर्ली टेस्टिंग की बात करते हैं. इफ यू रिमेंबर स्टार्टिंग में मैंने आपको जो SDLC का डायग्राम जो ड्रॉ कराया था उसमें वी हैव ऑलरेडी डन डिस्कसिंग अबाउट द अर्ली टेस्टिंग. मतलब एट वेरी इनिशियल फेजेस ओनली वी ट्राई टू वेरीफाई द रिक्वायरमेंट डिजाइन एज वेल एज ड्यूरिंग डेवलपमेंट तो आपका टेस्टिंग होगा ही so that in future after deployment towards the client end कोई प्रॉब्लम ना आए. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो टॉप डाउन इंटीग्रेशन में क्या होगा टॉप मॉड्यूल और उसके बॉटम मॉड्यूल्स क्या है वो वे में हम लोग इंटीग्रेट करके वन बाय वन विल बी चेकिंग और टेस्टिंग कि हाउ top module can control or communicate with the bottom module. That is the main purpose for this. Like we have main module, उसके सब modules रहेंगे. जैसे हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है कि we have at few points we have like स्टूडेंट मॉड्यूल कॉलेज का जो हम लोग बहुत बार डिस्कस करते हैं. सो लेट्स सपोज वी हैव मेन मॉड्यूल दैट इज स्टूडेंट मॉड्यूल. ठीक है. सो अगर मेरे पास स्टूडेंट मॉड्यूल है एंड आई हैव प्रोफेसर्स मॉड्यूल. नाउ यहाँ पे ये स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर वी हैव अगेन सब मॉड्यूल्स लाइक जूनियर कॉलेज डिग्री कॉलेज. इन जूनियर कॉलेज अगेन आई हैव 3 सब मॉड्यूल्स arts science commerce. Now same way we have professors for junior college and degree college. तो top down में will be verifying कि how this student module can communicate with the its sub module that is junior college module and degree college module. At same point of time how these two sub modules can communicate with each other and how प्रोफेसर वाले मॉड्यूल में जो जूनियर कॉलेज प्रोफेसर वाला जो मॉड्यूल है हाउ इट कैन कम्युनिकेट विद जूनियर कॉलेज स्टूडेंट्स or if some cases if it wants to communicate with degree college students. So how this communication or how this interaction or how data exchange will be proceed, that's what we'll be testing here in a top down integration जो यहाँ पे बताया हुआ है. Then test implementation. अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं टॉप डाउन इंटीग्रेशन जो है वो मैंने आपको बता तो दिया बट मोर इफेक्टिव इज द बॉटम अप जहाँ पे लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ओके सबसे बेस पे स्टूडेंट मॉड्यूल में क्या है इन जूनियर कॉलेज मॉड्यूल वी हैव आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स 3 सेक्शंस आएंगे जूनियर में बराबर है. देन सेम वे डिग्री के अंदर और आएंगे और यहाँ पे मेरे पास क्या है स्टूडेंट मॉड्यूल है. दिस इज माय स्टूडेंट मॉड्यूल. तो अब इन दिस वी हैव दिस जूनियर कॉलेज मॉड्यूल. तो मैं क्या करूंगा आई टेस्ट कि ओके आर्ट्स
how it can communicate with science section or with commerce section, or in turn how it can directly communicate with the main module, that is the student module. जब अगर हम लोगों को कहीं पे कोई changes करना है, कोई events है, and जहाँ पे सारे sections के अलग अलग students will be working together, so how thing goes on, वो हम लोग यहाँ पे check करेंगे. Test observations, test observation में क्या होगा? We basically write extra code. एक्स्ट्रा कोड का मतलब है फॉर ऑटोमेशन टेस्टिंग वी सपोज टू राइट फ्यू एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड, जिससे आपका टेस्ट जो है वो ऑटोमेट हो जाएगा. ऑटोमेशन. ओके. सो फॉर ऑटोमेशन टेस्टिंग वी सपोज टू राइट फ्यू एक्स्ट्रा, या फिर कभी कभी वी इंटीग्रेट फ्यू अदर मॉड्यूल्स, जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि आगे हम लोगों का जो अप्रोच है वो कैसे रहेगा. देन आफ्टर उसके बाद में हम लोग के पास जो नेक्स्ट टेस्टिंग है दैट इज एक्सेप्टेंस टेस्ट. वी ऑल नो रिलीज टेस्ट या एक्सेप्टेंस टेस्ट, जिसके अंदर व्हाइट बॉक्स ब्लैक बॉक्स आएगा. ब्लैक बॉक्स मेन होता है. ब्लैक बॉक्स का मतलब है कि एक्सेप्टेंस टेस्ट पास हुआ है या नहीं फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. तो बहुत सिंपल है. आई होप यू ऑल कैन रीड इट आउट. ब्लैक बॉक्स टेस्ट मीन्स टेस्ट विच विल हैपन ऑन द क्लाइंट एंड या यूजर्स साइड, है ना. सो दे आर नॉट अवेयर अबाउट द इंटरनल आर्किटेक्चर, इसके लिए हम लोग इसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं. वी ऑल नो दिस. ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बहुत बार आपको रिवाइज करा है. सो ब्लैक बॉक्स में क्या होगा? वी आर ओनली कंसर्न विद प्रोवाइडिंग द इनपुट डेटा टू द सिस्टम. सिस्टम मतलब ये आपका सॉफ्टवेयर है, एंड विल वेरीफाई द एक्सपेक्टेड आउटपुट. तो हम लोगों ने जो टेस्ट टेबल बनाया था, हियर वी हैव टेस्ट आईडी, देन टेस्ट डेटा होगा, टेस्ट डेटा, देन यहाँ पे आपके स्टेप्स आएंगे, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड, देन expected result, actual result, and based on this actual result whether your test is passed or failed, ऐसा कुछ हम लोग लिखते हैं. सो जब मैं इनपुट दूंगा तो इनपुट डेटा जो है वो आपका ये टेस्ट केस टेबल जो होगा उसमें से ही मिलेगा. दिस इज माय इनपुट डेटा और टेस्ट डेटा जो आई विल बी फीडिंग हियर. दिस टेस्ट डेटा आई विल बी फीडिंग हियर इन दिस सॉफ्टवेयर. ठीक है, and based on that will be getting some output. अब ये जो output है it should match with expected result should equal to actual result. अगर ये same match है आपका टेस्ट जो है वो पास हो गया. if this both are not equal आपका टेस्ट जो है वो क्या हो गया? फेल हो गया. सिंपल. टेस्टिंग गाइडलाइंस बहुत सिंपल है. जितना ह्यूमन डिपेंडेंस ज्यादा रहेगा, आपका सिस्टम या सॉफ्टवेयर जितना ज्यादा क्रिटिकल रहेगा, उतना आपके टेस्टिंग गाइडलाइंस जो है वो और स्ट्रिक्ट रहेंगे. सो एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम if we have some software which will be released all over the world, like we have Facebook, Twitter, operating system, that is also a system software. उसको हम लोग system software बोलेंगे. So we might be having system software और application software. तो Facebook, Twitter क्या है? application softwares है. तो let's suppose कि we have a software like a Facebook or a Twitter which will be released all over, या उसमें अगर कोई new updates भी करता है it will released all over the world, जहाँ जहाँ पे वो use होता है. Now we supposed to enter some inputs. Okay, जैसे यहाँ पे बोला है choose input that are legal but unlikely. That's first thing. Then design inputs that cause buffers to overflow. मतलब लिमिट से ज्यादा हम लोग कुछ इनपुट प्रोवाइड करने की ट्राई कर रहे हैं. So in that condition, how your software will going to work? Repeat the same input or input series several times. So continuously provide the same input and test whether how your system behaves when multiple people try to add or try to put a data of the similar nature. देन इनवैलिड इनपुट अगर हम लोग को अगर जनरेट करना है तो हाउ विच टाइप ऑफ इनपुट वी सपोज टू एंटर, जब आपका इनपुट जो है वो आउटपुट जो है वो इनवैलिड आएगा. तो ऐसे कंडीशंस जो है वो हम लोग करेंगे. देन अगर मैंने ट्राई कैच ब्लॉक लिखा हुआ है तो हम लोगों ने एंटर किया हुआ है कि इफ देयर आर सम इनवैलिड इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय द यूजर, तो वो टाइम पे इंस्टेड ऑफ होल्डिंग और क्रैशिंग द सिस्टम हम लोग क्या करेंगे, वो जो रन टाइम एरर है, रन टाइम एरर मतलब कुछ यूजर साइड से इनवैलिड डेटा प्रोवाइड हुआ एंड बिकॉज ऑफ विच योर सिस्टम माइट जनरेट सम एक्सेप्शंस.
तो वो एक्सेप्शंस को कैच करने के लिए हम लोग कैच ब्लॉक ऐड करते हैं, राइट? तो वो जो कैच ब्लॉक हम लोग ऐड करेंगे, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, बाय एडिंग दैट कैच ब्लॉक, हम लोग अभी टेस्टिंग के टाइम पे वो कैच ब्लॉक प्रॉपर वर्क हो रहा है कि नहीं, वो हम लोग वेरीफाई करेंगे. सो विल बी एडिंग सम डेटा ऑफ दैट काइंड. सो ये हो गया. नाउ नेक्स्ट इज टेस्ट सिनेरियो दिया हुआ है. टेस्ट सिनेरियो में इफ यू नोटिस कि हम लोग के पास कोई एक लाइब्रेरी सिस्टम है, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे विल बी टॉकिंग अबाउट कि स्टूडेंट का एडमिशन कैसे होगा, देन हाउ दे कैन प्रोसीड इफ दे पे फीस. वो अगर कोई बुक का या कोई रिसर्च पेपर का अगर कॉपी या डॉक्यूमेंट अगर डाउनलोड कर रहा है, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दैट. तो उसका सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है, जस्ट रीड इट आउट. सिस्टम टेस्ट क्या होगा? वी ऑल नो व्हाट वी मीन बाय सिस्टम टेस्ट. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपके सॉफ्टवेयर में जितने भी मॉड्यूल्स एंड सब मॉड्यूल्स है सबको हम लोग साथ में कंबाइन करते हैं. सो दैट इज आवर सिस्टम टेस्ट. सो यहाँ पे क्या बोला है? टेस्टिंग द लॉगिन मैकेनिज्म यूजिंग द करेक्ट एंड इनकरेक्ट लॉगिन. ये हम लोग को पता है, दैट इज द टेस्ट टेबल. टेस्ट टेबल. देन टेस्ट सर्च फैसिलिटी यूजिंग डिफरेंट क्वेरीज. तो अगर मेरे पास सर्च बटन अगर है, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंट टाइप के अलग अलग डेटा या बुक सर्च करने का ट्राई करूंगा. देन सिस्टम रिप्रेजेंटेशन फैसिलिटी. कोई एक डॉक्यूमेंट, जैसे आप देखो कि वी हैव अ बैंकिंग सॉफ्टवेयर, या फिर हम लोगों का ऑनलाइन रिजल्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर है. तो जब अगर मैं कुछ इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ, so in what manner or in how in which pattern your system generates a result, it should be in a formatted way. जैसे कोई एक टेबल आना चाहिए. how you get your result from the college, एक टेबुलर पैटर्न रहेगा. थियरी, प्रैक्टिकल, इंटरनल मार्क्स सेग्रीगेशन बता रहेगा, वहां पे अगेन ग्रेडिंग दिया रहेगा. सो एवरीथिंग इज सो प्रिसाइजली डिफाइंड इन दैट रिजल्ट, so that it is very easy for everyone to read it out. तो वो प्रेजेंटेशन वे हो गया. तो अगर मैं कुछ इनपुट दे रहा हूँ, मैं अगर कोई सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कर रहा हूँ, सो दैट वे इट शुड जनरेट आउटपुट. वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, दैट इज द प्रेजेंटेशन. देन मैकेनिज्म टू रिक्वेस्ट परमिशन फॉर डाउनलोडिंग. कोई नोट्स या कुछ अगर मुझे अलाउड नहीं है, आई एम नॉट फ्रॉम BSc सेक्शन, तो वो वाले मुझे डाउनलोड एक्सेसिबल नहीं होने चाहिए. देन सेम वे अगर कोई कॉमर्स सेक्शन या BMM या BAF के लिए कोई नोट्स है, तो वो बाकी और किसी को अलाउड नहीं होने चाहिए. डाउनलोड शुड ओनली बी एक्सेसिबल ओनली टू ऑथोराइज यूजर्स एंड आफ्टर पुटिंग सम इंफॉर्मेशन कि उनको व्हाई दे आर रिक्वायर्ड दैट थिंग. तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन सम रिसर्च पेपर्स, yeah, I'm working on some college project because of which I required this documents or this research papers or this notes, whatever it might be. Then same way email के ऊपर आपको रिस्पॉन्ड जाएगा. तो अब बहुत बार क्या होता है कि जब हम लोग अगर ऐसे कोई नोट्स या कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर शेयर करते हैं ना, तो हम लोग उसके ऊपर ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करते हैं. सो ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करने का बेनिफिट क्या होगा कि इफ यू शेयर दैट डॉक्यूमेंट विद समवन एल्स, तो भी वाटरमार्क रहेगा उसके ऊपर आपका ईमेल एड्रेस. सो वन कैन इजीली रिकॉग्नाइज कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो अगर बाकी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन अगर शेयर हुआ है, तो वो किसके साइड शेयर हुआ है. देन UML यूज केसेस. हम लोगों को सबको पता ही है UML. वी हैव दिस वन एग्जांपल हियर. तो इफ यू नोटिस वी हैव एग्जांपल जहां पे हम लोगों को क्या बोला है, वेदर डेटा सीक्वेंस वी सपोज टू कलेक्टेड. सो यहाँ पे आपने क्या किया, रिक्वेस्टेड फॉर द वेदर रिपोर्ट. तो अब ये कॉमन कंट्रोल्स जो है वहां से ये सेम रिक्वेस्ट जो है, ये देखो ये रिपोर्ट फंक्शन जो है ये कॉल हुआ, वो कहाँ पे गया, वेदर स्टेशन पे. वेदर स्टेशन से समराइज वाला एक रिपोर्ट जो है वो कहाँ पे गया, वेदर डेटा के ऊपर, दैट इज मेन डेटाबेस, जहां से ये समरी ऑफ द वेदर डेटा, मतलब आपका आज का दिन का जो भी समरी है वो यहाँ पे आया. देन उसके बाद में सेंड फंक्शन जो है वो कॉल हुआ, बराबर है. और सेंड फंक्शन ने रिप्लाई फंक्शन को कॉल किया. ये देखो ये रिप्लाई और आगे ये ब्रैकेट है, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट. तो वो रिप्लाई के अंदर वापस आपको एज अ पैरामीटर हम लोगों ने रिपोर्ट सेंड किया हुआ है, वो यूजर को मिल गया, यूजर ने उसको एक्नॉलेज किया. सिंपल. देन नेक्स्ट वी हैव इज अ परफॉर्मेंस टेस्ट. बहुत सिंपल है. परफॉर्मेंस का मतलब क्या होगा, व्हेन टू यूजर्स आर वर्किंग और व्हेन 10 या 15 पीपल्स आर वर्किंग. जैसे अगर हम लोगों का ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करने का सॉफ्टवेयर है,
So with 50 students, software will work fine, but how it performance changes as soon as number of users increases. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, load is steadily increased until the system performance becomes unacceptable. तो हम लोग कंटिन्यूअस लोड बढ़ाते जाएंगे. लोड मतलब स्टार्टिंग में 50 स्टूडेंट्स है, देन 100 आए, देन 150 आए, 200, 250, 300. So we'll keep on increasing the number of students and we'll just verify कि okay, at what point of time your system is not be able to handle any more students now. Stress test of course similar ही रहेगा. Remember performance and stress both works hand in hand. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, when your system when we are testing the performance of the your system or a software, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, artificially we are generating traffic or a load on your system. So under that load or a stress condition, अगर वो सिस्टम आपका अगर एग्जैक्ट आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा है तो व्हाट डिफेक्ट्स वी आर फेसिंग, बराबर है, या फिर वो फेल हो रहा है, क्रैश हो रहा है. सो वो टाइम पे फेलियर बिहेवियर क्या है उसका, कहाँ पे फेलियर्स आ रहे हैं, तो वो जो फेलियर्स है उसको हम लोग कैसे रेक्टिफाई करते हैं, दैट इज व्हाट वी विल बी टेस्टिंग हियर. तो जैसे अगर मैंने परफॉर्मेंस टेस्ट में मैंने 300 स्टूडेंट्स को ऐड किया, आफ्टर एडिंग 300 स्टूडेंट्स जो लोड जो है वो बहुत बढ़ गया सॉफ्टवेयर पे, and now it's not generating questions or result, sorry, it is not generating the MCQs online test के लिए, online exams के लिए, it is not efficiently generating MCQs to all the students. किसी को पहले दिख रहा है, किसी को दिख ही नहीं रहा है. So वो क्या हो गया, those are the defects, so we supposed to solve those defects. That's why we use this stress test. Then next we have a component test. नाम पे से पता चल रहा है जो भी आपके अलग अलग सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स रहेंगे, that's what we'll be testing here. Object class testing. Object class testing means, as you can see, we have this one class that is a weather station. तो अब ये क्लास है, इसके अंदर we have some variables and उसके बाद we have different functions here. So how those functions reacts, and उसके अंदर अगर हम लोगों ने ये functions को अगर suppose we are using inheritance, तो अगर हम लोग inheritance use कर रहे हैं तो this functions access specifier should be protected one, not a public or a private one. तो वो हम लोग वेरीफाई करेंगे. देन इफ वी आर इनहेरिटिंग दिस फंक्शन फ्रॉम अ पेरेंट क्लास, तो वो टाइम पे वो पेरेंट क्लास में से वो स्मूथली इनहेरिट हो रहा है कि नहीं, वेदर दैट पेरेंट क्लास इज पब्लिक और अ प्रोटेक्टेड और अ प्राइवेट क्लास, वो हम लोग को वेरीफाई करना है. सो दोस थिंग्स विल बी वेरीफाइंग हियर. So that's what we mean by object oriented testing या object class testing, जहाँ पे we'll be creating object of this class, that is the weather station, and with the help of that object I'll be calling each and every function out of this class and will verify कि how this function or how this class works. So weather test station testing कैसे जाएगा वो यहाँ पे आपको example दिया हुआ है, very simple, just read it out. इंटरफेस टेस्टिंग. इंटरफेस का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरफेस, द GUI which is provided to us. तो वो कैसे वर्क करेगा वो हम लोग देखेंगे. सॉरी, समटाइम्स देयर माइट बी प्रॉब्लम कि मैंने कोई एक फंक्शन कॉल किया, बराबर है, अब वो फंक्शन मुझे इंटरफेस मतलब GUI पे दिया था, लेकिन जब मैं वो कॉल कर रहा हूं तो बैकएंड में वो फंक्शन के साथ में जो क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल होना चाहिए वो नहीं हो रहा है. जैसे वी हैव अ साइन अप पेज है हम लोग के पास, तो एज सुन एज आई क्लिक ऑन अ साइन अप बटन, तो साइन अप क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो कॉल होगा और वो अपना प्रोग्राम जो हम लोगों ने लिखा है और उसके अंदर जो साइन अप वाला फंक्शन लिखा हुआ है उसको कॉल करेगा. एंड विद इन दैट फंक्शन वी हैव रिटर्न अ क्वेरी, जो साइन अप के टाइम पे आपने जो भी डेटा एंटर किया है उसको डेटाबेस में स्टोर करेगा. ओके, एंड आफ्टर स्टोरिंग दैट डेटा इट विल प्रोसीड टू अ लॉगिन. सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, when I click on sign up function, it is not calling that sign up class because object is missing, or the object which we have put it there, that object is an old one या और कुछ प्रॉब्लम है. सो वो हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करेंगे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाई वी आर नॉट बी एबल टू एक्सेस दोज ऑब्जेक्ट्स, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे. सो इंटरफेस एज आई सेड टेस्ट केस होंगे. टेस्ट केस मींस टेस्ट केस टेबल होगा हम लोग का,
within that we have multiple different classes, और उसमें से how one class or one function can interact with other class का other function, और उसका आउटपुट के बेस के ऊपर लाइक ए एंड बी बोथ आर अ पेरेंट क्लास, इनहेरिटेंस सिनेरियो पकड़ लो, ए इज अ पेरेंट, बी इज आल्सो पेरेंट, बोथ आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, बराबर है, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम दे कैन A's output will go to C and B's output will also go to C, and based on that C will proceed further. So जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि A is the attendance वाला क्लास, B is the एडमिशन वाला क्लास, तो इफ एडमिशन वाला जो भी स्टूडेंट है उसका अटेंडेंस अगर प्योर है तो एडमिशन के डिटेल जाएंगे कि ओके स्टूडेंट हैज पेड हिज फीस at same point of time attendance is more than 80 or 90%, whatever the criteria might be, and based on that now that student is eligible for exam. ठीक है, this is the scenario. Now we have different interface types, like data कैसे पास होगा, बराबर है, एक फंक्शन से डेटाबेस बैकएंड तक, और बैकएंड से वापस कैसे आएगा ऑन द मेन GUI पेज. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे अकाउंट में अगर कहीं पे अगर किसी ने अगर कुछ पैसा डिपॉजिट किया है तो उसका एंट्री मुझे तो पासबुक वाले सेक्शन में अगर मैं जाऊंगा अपने ऑनलाइन बैंकिंग में, सो देयर इट विल डिस्प्ले इन पासबुक कि ओके दिस मच मनी इज क्रेडिटेड और डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, बराबर है. तो वो सेम पॉइंट ऑफ टाइम हाउ थिंग वर्क्स, लाइक डेटाबेस में वो डेटा कैसे जा रहा है और कहीं ना कहीं डेटाबेस से ही वापस फैच होके मुझे दिखेगा वो. सो वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे. Shared memory interface, block of memory shared between procedures or functions. So how it will work? Temporary, like we have the same memory, so at a time that same memory block will be used for attendance scenario as well as for verifying the admission. So at a time one thing will go on, because अगर attendance verify कर रहे हैं तो एडमिशन वाला जो ब्लॉक है वो वर्क नहीं करेगा, बिकॉज दैट मेमोरी इज ऑक्यूपाइड बाय द अटेंडेंस ब्लॉक एंड वाइस वर्सा. प्रोसीजरल इंटरफेस, मैसेज पासिंग बहुत सिंपल है, देख लेना. इंटरफेस एरर्स लाइक इंटरफेस मिसयूज, जहां पे आई एम ट्राइंग टू कॉल समथिंग और वो टाइम पे लाइक लेट्स सपोज वी हैव ऑनलाइन अमेजॉन टाइप ऑफ स्टोर, तो अमेजॉन टाइप का जो स्टोर है उस पे नाउ if I try to purchase 1 or 2 mobile, that's fine, but if I try to purchase 1000 mobile at a time, that's not allowed. So it will put one or the other error on it. Why? Because as you can see कि हम लोग के पास वहाँ पे pay on cash, delivery on cash available है. Now just imagine if someone start creating a dummy orders, then that will create a havoc kind of a situation. You can just imagine कि someone has just ordered 100 or 1000 mobiles, iPhones या कोई भी. अब कंपनी ने they have arranged it from some or the other way and suddenly cash on delivery order आ गया, तो cash on delivery पे हम लोग उसको अलाउ करेंगे क्या, नहीं करेंगे. तो वो हम लोग को देखना है कि order is not correct or order is not within a limit और ऑर्डर इज नॉट विद इन अ रिच. लाइक अगर हम लोग के पास जो स्विगी या जोमेटो है, सो ऑन स्विगी और जोमेटो वी हैव दिस वन एरर, जैसे आई एम ट्राइंग टू ऑर्डर अ फूड लेकिन मेरा जीपीएस लोकेशन एक्टिव नहीं है, तो व्हाट प्रॉब्लम माइट बी देयर, लाइक राइट नाउ आई एम एट चर्च गेट और मेरा जो होम एड्रेस जो है वो सपोज बोरीवली का है, तो इट विल डिस्प्ले रेस्टोरेंट्स विच इज नियर द होम एड्रेस, जो मेरा ओरिजिनल एड्रेस है अगर मैंने जीपीएस अलाउ नहीं किया है तो, है ना. तो इफ आई ट्राई टू ऑर्डर सम फूड फ्रॉम देयर, सो दैट देयर गोइंग टू बी ऑर्डर एरर या रॉन्ग ऑर्डर. और एल्स आप देखो कि जो Amazon है उस पे एक्चुअल में ये मिस्टेक हुआ था कि एक बिग बिलियन डेज सेल या कुछ ऐसा कुछ तो था Amazon पे, एंड थिंग गोज लाइक कि कोई कैमरा या जो प्रोफेशनल कैमरा होते हैं उनके लेंसेज होते हैं जिनका कॉस्ट जो था वो 1 लाख 1.5 लाख ऐसा अराउंड था, तो द प्राइस यूज्ड टू बी डिस्प्लेड इन डॉलर्स. ठीक है, अब आप देखो कि इफ आई हैव रिटर्न $1000 देयर और
वो डॉलर का साइन जो है, इफ दैट गेट्स कन्वर्टेड टू रुपी, दैट विल क्रिएट अ हैवॉक, बिकॉज 1,000 रुपीज इज नॉट इक्वल टू $1,000. सो आप देखो कि ये सेम सिमिलर मिस्टेक जो है वो उस दिन हुआ था. आप जाके न्यूज में गूगल चेक कर सकते हो. यू विल फाइंड दिस इंसिडेंट हैपन. सो बेसिकली क्या हो गया कि जो प्रोडक्ट्स जो सेल हो रहे थे वो डॉलर्स में उनका प्राइस था, लेकिन दैट गेट्स somehow gets converted into rupees, और people started purchasing it like anything. क्योंकि अब आप देखो कि if I'm a photographer, मेरा कैमरे की वैल्यू मुझे पता है कि it's 1.5 लाख. अब Amazon के ऊपर सेल में अगर वो मुझे सेम 1.5 वाला अगर 15,000 में मिल रहा है, वाई? बिकॉज डॉलर्स में उसका वैल्यू सपोज 15,000 या 10,000 या $1,500 या ऐसा कुछ तो है. मुझे वो अभी क्या बता रहा है, रुपीज में उसका वैल्यू बता रहा है, डॉलर साइन की जगह पे रुपीज हो गया. सो आई हैव पेड इट. जैसे ही मैंने पे किया मेरा ऑर्डर कंफर्म हो गया. मेरा ऑर्डर अगर कंफर्म होता है तो यू हैव टू डिलीवर दैट ऑर्डर एज पर द पॉलिसीज. सो जो भी लॉसेस थे वो लॉसेस सारे अमेजोन ने बेयर किए. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंटरफेस मिसअंडरस्टैंडिंग, आपको कहीं पे कुछ जीयूआई जो दिया है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है या उसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना. टाइमिंग एरर्स हो सकता है. कोई एक डेटा या कुछ कंपोनेंट्स यू आर ट्राइंग टू गेट द एक्सेस ऑफ इट, बट वो अभी एक स्पेसिफिक टाइम में अगर हम लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ प्रोसेसिंग, then it will not generate that. Like if we are putting a order online, तो अब देखो ट्रांजेक्शन का एक लिमिट होता है कि सपोज if I try to make some transaction using my credit or debit card, तो वो टाइम पे क्या होगा, इट विल आस्क मी फॉर अ क्रेडिट और डेबिट कार्ड नंबर. वंस आई एंटर इट, उसके बाद में आपको ओटीपी आएगा फ्रॉम द बैंक साइड. वो ओटीपी आपको एज अ एसएमएस आ सकता है, ईमेल पे आ सकता है. अब वो ओटीपी आपको आ गया. लेट्स सपोज कि वो ओटीपी आने में टाइम लगा, and the transaction will wait for 30 or 60 seconds itself, that is 1 minute maximum or maximum 2 minutes. Within that 1 minute or 2 minutes time, if we have not entered OTP there, तो क्या होगा, ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा. सिंपल. इंटरफेस टेस्टिंग कैसे करेंगे हम लोग, बाकी जीयूआई कैसे टेस्ट करेंगे. एक्सट्रीम रेंज रेंजेस जो है वो हम लोग चेक करेंगे. एक्सट्रीम रेंज का मतलब क्या रहता है, लाइक सपोज इफ आई से हम लोग के पास रिजल्ट जनरेशन सिस्टम है, तो रिजल्ट जनरेशन सिस्टम में एक डेटा होगा दैट इज द फेल वाला. सो जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि इफ परसेंटेज इज लेस देन 35, तो फेल हो जाएगा स्टूडेंट. लेस देन 35 मीन्स 34.99 परसेंटाइल भी रहेगा, स्टिल स्टूडेंट इज फेल्ड. नाउ पास कब होगा वो, if data is 35.00 or 35.01, तो just by 1 percentile student will be passing or failing. So अगर आप देखो कि कोई एक स्टूडेंट है जिसको 34.99 परसेंटाइल आया हुआ है, तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, फेल आना चाहिए. और कोई एक स्टूडेंट को अगर 35.00 आया हुआ है, देन इट शुड डिस्प्ले एज अ पास रिजल्ट. तो ये आपका एक्सट्रीम रेंज हो गया, जहां पे हम लोग एकदम बॉर्डर के वैल्यूज जो है वो चेक करते हैं. सेम वे अगर मैं बोल रहा हूँ डिस्टिंक्शन है, तो 74.99 पे डिस्टिंक्शन नहीं होगा, फर्स्ट क्लास ही कंसिडर होगा ये. एंड 75.00 पे क्या कंसिडर होगा, और 75.01 पे क्या कंसिडर होगा, डिस्टिंक्शन. तो अब देखो यहाँ पे ये आपको वेरीफाई करना है कि विच ग्रेड विल बी अलॉटिंग. लेट्स सपोज इफ आई से कि यहाँ पे 74.99 पे आई विल बी अलॉटिंग यू ए प्लस ग्रेड, एंड जैसे ही आपका 75.00 हो जाएगा, ग्रेड जो है वो ओ हो जाएगा, और उसके आगे 75 या 80 के ऊपर ओ प्लस हो जाएगा. तो आप देखो जस्ट विद 1 परसेंटाइल योर ग्रेड विल बी डिफरेंट, या तो ए प्लस होगा या ओ होगा. सो वो आपको अगेन वेरीफाई करना है, दैट इज द एक्सट्रीम एंड्स. Then same way next we have is always test pointer parameters, null pointer, design test cases, components fail कभी होंगे. Stress testing में message क्या display होगा. Stress testing मतलब आप देखो कि हम लोगों का रिजल्ट जनरेट होता है,
तो वो टाइम पे क्या होता है बेसिकली कि आपका रिजल्ट अगर मल्टीपल पीपल ट्राई टू एक्सेस दैट वेबसाइट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, तो हाउ योर सिस्टम विल बिहेव वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, राइट? कि कभी कभी आप देखो कि आपका जो वेबसाइट जो है वो ही डाउन चले जाता है वेन एवर द रिजल्ट आर देयर। देन नेक्स्ट जो है इन द शेयर्ड मेमोरी सिस्टम वेरी द ऑर्डर इन विच कंपोनेंट्स आर एक्टिवेटेड। सिंपल है। टेस्ट केस डिजाइन कैसे होंगे? वी ऑल नो व्हाट इज टेस्ट केस डिजाइन। हम लोगों ने टेबल देखा था। आई जस्ट क्विकली शो यू दैट वन एग्जाम्पल। just 1 minute, I'll just quickly show you that example. So test cases table कैसे हम लोग बनाते हैं? So here we have that one example. Just 1 minute, I'm opening up that document. Okay, so here we have that document. As you can see, एक्सेल फाइल है हम लोग के पास। सो अब टेस्ट केस डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा? दिस इज हाउ द टेस्ट केस डॉक्यूमेंट विल गो। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? प्रोजेक्ट नेम क्या है? गूगल का ईमेल, दैट इज जीमेल है। मॉड्यूल नेम कौन सा है? हम लोगों ने सपोज जो मॉड्यूल और उसके जो फंक्शंस चेक कर रहा है। रेफरेंस डॉक्यूमेंट अगर कोई रहेगा, लाइक इफ वी हैव सम प्रीवियस सिमिलर टाइप ऑफ अ प्रोजेक्ट, तो उसका डॉक्यूमेंट मैं रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे। वो क्रिएटेड बाय कौन कर रहा है वो, देन डेट एंड टाइम क्रिएशन, डेट ऑफ टाइम ऑफ रिव्यू, वो सब आएगा। उसके बाद में विल बी हैविंग दिस थिंग लाइक टेस्ट केसेस सिनारियो। सो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट आईडी एंटर किया हुआ है। दिस इज आवर टेस्ट आईडी। तो टेस्ट आईडी क्या है? TC login 001। व्हाट इज टेस्ट सिनारियो? वेरीफाई द लॉगिन ऑफ जीमेल। टेस्ट केस क्या है? एंटर वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। प्री कंडीशन क्या है? नीड अ वैलिड जीमेल अकाउंट टू डू लॉगिन। मतलब प्री कंडीशन मतलब आपको अगर लॉगिन चेक करना है तो आपका ऑलरेडी जीमेल पे अकाउंट होना चाहिए। दैट इज द प्री कंडीशन। टेस्ट स्टेप्स क्या रहेंगे? एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड एंड देन स्टेप 3 क्लिक ऑन लॉगिन बटन। टेस्ट डेटा में क्या आएगा? आपका जो भी वैलिड यूजर नेम पासवर्ड रहेगा। जैसे अगर मैं बोलूंगा abc@gmail.com एंड माई पासवर्ड इज abc@123, तो दैट इज माई पासवर्ड। सो दैट इज माई टेस्ट डेटा विच विल बी आई एंटरिंग हियर। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है? सक्सेसफुल लॉगिन होना चाहिए। पोस्ट कंडीशन क्या आएगा? जैसे ही सक्सेसफुल लॉगिन होगा तो आपको इनबॉक्स दिखेगा अपना ईमेल का, राइट? दैट इज द पोस्ट कंडीशन। प्री कंडीशन में क्या था? पोस्ट कंडीशन क्या था वो देखो। देन विल बी हैविंग अ एक्चुअल रिजल्ट। एक्चुअल रिजल्ट क्या होना चाहिए? इट शुड बी एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो जब अगर मैंने ये सारा डेटा एंटर किया, लाइक मैंने ये टेस्ट कंडीशन 1 वेरीफाई किया, ठीक है, आई वेरीफाइड टेस्ट कंडीशन, टेस्ट केस login 001 for which we are using this test case for verifying the login of the Gmail. तो टेस्ट केस क्या है? हम लोगों को क्या एंटर करना है? वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करना है। ये आपका टेस्ट केस है। प्री कंडीशन में आपके पास ऑलरेडी जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। स्टेप्स क्या है? गो टू लॉगिन पेज और उसके बाद में एंटर योर यूजर नेम पासवर्ड एंड क्लिक ऑन लॉगिन बटन। और क्या यूजर नेम एंटर करेंगे? सो सपोज आई विल से abc@gmail.com, दिस इज माई डेटा, एंड abc@123, दिस इज माई पासवर्ड। ये मैंने लॉग इन किया। तो जैसे ही मैं ये डेटा एंटर करूंगा तो क्या होना चाहिए? सक्सेस लॉगिन आना चाहिए। दैट इज माई करेक्ट यूजर नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। और पोस्ट कंडीशन में लॉगिन सक्सेस होने के बाद में आपको जीमेल के इनबॉक्स पे लेके जाएगा वो। अब एक्चुअल रिजल्ट अगर मैच करेगा विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? एक्चुअल रिजल्ट मैच विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट, बराबर है। अगर मैच नहीं करेगा सो आई जस्ट पुट इट लाइक दिस, बराबर है। और उसके हिसाब से यहाँ पे टेस्ट है, अगर राइट आया तो टेस्ट क्या होगा? पास होगा, और एल्स रॉन्ग अगर आया तो टेस्ट क्या होगा? फेल होगा। तो दैट वे विल बी एंटरिंग हियर। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया है? वी आर एंटरिंग वैलिड यूजर नेम पासवर्ड, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने दिया हुआ है टेस्ट डेटा में वैलिड यूजर नेम पासवर्ड। तो फर्स्ट टाइम बोथ आर ट्रू, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। सेकेंड टाइम ये ट्रू है, ये फॉल्स है, क्योंकि वी आर एंटरिंग इनवैलिड पासवर्ड। थर्ड टाइम ये फॉल्स है, ये ट्रू है, इनवैलिड यूजर नेम है, मतलब रॉन्ग यूजर नेम है, करेक्ट पासवर्ड है। एंड फोर्थ टाइम बोथ आर फॉल्स। तो अगर मैं टेबल बनाऊंगा तो आपका टेस्ट डेटा का टेबल, एक ही कंडीशन आपको चेक करना है। तो यहाँ पे मेरा यूजर नेम आएगा,
यूजर नेम एंड यहाँ पे आएगा पासवर्ड। तो पहले क्या होगा, बोथ आर ट्रू, देन ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, है ना। दिस विल बी कंडीशन विच गोज ऑन। तो ये आपका टेस्ट केसेस हो गया। सो सिमिलर टाइप ऑफ टेस्ट केसेस वी क्रिएट, रिमेंबर, ठीक है। एंड यू आल्सो सपोज टू क्रिएट सच टेस्ट केसेस। सो टेस्ट केस डिजाइन ऐसा कुछ होता है। नाउ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन टेस्टिंग। जैसे हम लोगों ने देखा कि आपके पास प्री कंडीशन रहेगा, पोस्ट कंडीशन रहेगा एंड टेस्ट डेटा रहेगा। सो दैट इज द रिक्वायरमेंट। एज वेल एज इफ यू रिक्वायर्ड, जैसे अगर मुझे वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी अगर चेक करना है, सो आई रिक्वायर्ड वेबकैम, दैट इज माय रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग। देन लाइब्रेरी सिस्टम का आपको एग्जांपल दिया है, मैंने आपको दूसरा बताया, जीमेल वाला हम लोगों ने देखा। यहाँ पे दे आर टेकिंग अदर एग्जांपल, यू कैन जस्ट रीड इट आउट दिस। पार्टीशन टेस्टिंग। अब पार्टीशन का मतलब क्या होता है, विल जस्ट क्विकली हैव अ लुक एट दिस, जस्ट 1 minute। आर्यन, योर कैम इज ऑन, बंद करो कैम को आर्यन। प्लीज कॉल समवन टू आर्यन। Okay. So now we'll be talking about partition testing. So partition testing क्या रहेगा, quickly समझते हैं हम लोग। So partition test में होगा क्या basically, we'll be having something which is called as equivalence partition, and one is like, I'll just add here. Okay. So something which is called as boundary value analysis and equivalence partition. अब क्या होता है वो क्विकली समझते हैं हम लोग। I'll just share my screen again. As you can see, we have something which is called as partitioning, equivalence partitioning and partitioning and boundary value analysis. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे, we have this partition. पार्टीशन क्लास है, इक्विवेलेंस पार्टीशन बोलेंगे इसको, बराबर है, या बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज हम लोग एंटर करेंगे। तो यहाँ पे पार्टीशन हम लोगों ने क्या किया हुआ है, देखो, सबसे पहले एज है, तो हम लोगों ने क्या बोला है, वी एक्सेप्ट एज बिटवीन 18 to 56 ओनली, ठीक है। आई जस्ट कॉपी दिस इमेज एंड आपके चैट में पेस्ट कर देता हूँ एक बार, सो आप रेफर कर सकते हो द सेम एग्जाम्पल। So now as you can see this image, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वी आर राइटिंग अ कंडीशन जहां पे हम लोगों ने क्या बोला है, वैलिड एज। वैलिड एज कौन सा होगा, 18 to 56। इनवैलिड कौन सा होगा, लेस देन और इक्वल टू 17, दैट इज इनवैलिड, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 57 क्या होगा, वैलिड होगा। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, व्हाट वी आर सेइंग कि 18 to 56 जो है वो वैलिड एज है। तो आपको यहाँ पे जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ दिस दिस बॉक्स इज फॉर अ जॉब, तो 18 to 56 जो है यही वैलिड कैंडिडेट है फॉर अ फुल टाइम या फॉर एनी टाइप ऑफ अ जॉब। अगर 56 से बड़ा अगर है तो हम लोग उसको रिटायरमेंट एज कंसिडर कर रहे हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। और 18 से कम है तो उसको हम लोग माइनर कंसिडर कर रहे हैं। तो इफ समवन कम्स जिसका एज इफ लेस देन और इक्वल टू 17, बराबर है, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, अब देखो ये एज है तो इसका वैल्यू जो होगा वो फ्लोट में होगा। So I might be having some people whose age is 17 years 12 months या 11 months, मतलब 18 ईयर से थोड़ा सा ही छोटा है। तो वो टाइम पे व्हाट विल बी डूइंग, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एज पर दिस, अगर मैं यहाँ पे एज वाला कंडीशन अगर लिखूंगा, सो ये जो कंडीशन है ना इसमें चेंजेस होंगे। आई विल बी राइटिंग एज शुड बी इनवैलिड वाला एज कौन सा रहेगा, इनवैलिड वन इज इफ एज इज लेस देन 18। लेस देन 18 मतलब अगर किसी का एज अगर 17 ईयर्स 11 months
एंड 20 days है, मतलब ओनली फ्यू डेज आर लेफ्ट जब वो 18 years का हो जाएगा, स्टिल दिस पर्सन इज इनवैलिड। ठीक है, वैलिड कौन सा रहेगा? वैलिड के लिए आई विल बी राइटिंग अ कंडीशन वेयर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 years एंड लेस देन और इक्वल टू 56 years। बराबर है, मतलब अगर जैसे ही वो पर्सन 56 years एंड उसके ऊपर अगर एक दिन भी अगर ज्यादा हो गया, 56 years एंड 1 day भी अगर हो गया उसका, मतलब 56 क्रॉस हो गया, तो अब ये जो है ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? 57 वाले कैटेगरी में जाएगा। बराबर है, सो वो टाइम पे दिस एज शुड बी इनवैलिड, तो वो इनवैलिड में जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओवरऑल नंबर्स के बेस पे दिया है, लेकिन आपका एज जो है वो ये वे में होता है, तो आपके कंडीशन जो है वो चेंज होंगे। इनवैलिड वाला कंडीशन क्या रहेगा? वेयर एज इज लेस देन 18। वैलिड वाला कौन सा रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड लेस देन इक्वल टू 56। इनवैलिड कौन सा होगा? ग्रेटर देन, यहाँ पे आई जस्ट राइट ग्रेटर देन 56, ये आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 57 नहीं, ग्रेटर देन 56, मतलब 56 years एंड एक दिन भी अगर उसका किसी का एक दिन भी ज्यादा है 56 years से, तो उसको हम लोग इनवैलिड कंसिडर करेंगे। ठीक है, और अगर सिंपल में नंबर सिनारियो में अगर बोलूं तो नंबर सिनारियो में कैसे होगा? जैसे अगर मैं कोई नंबर अगर परसेंटेज अगर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो अगर किसी का परसेंटेज यहाँ पे ये एज के जगह पे सपोज वी हैव परसेंटेज, तो आई एम ओनली एक्सेप्टिंग परसेंटेज जो 18 to 56 के बीच में, तो वो टाइम पे मेरा कंडीशन क्या होगा? इफ परसेंटेज इज लेस देन 18, मतलब अगर 17.99 परसेंटेज भी है तो वो क्या होगा? इनवैलिड कंसिडर होगा। सेम गोज विद एज एज वेल। देन वैलिड वाले के लिए क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड लेस देन इक्वल टू 56। बराबर है, मतलब 56 या उससे कम तो वो वैलिड कंसिडर होगा। एंड जैसे ही किसी का एज अगर ग्रेटर देन 56 होगा, मतलब अगर किसी का परसेंटेज अगर 56.01 है, तो ये क्या हो गया? ग्रेटर देन 56 हो गया। सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड डेटा बिकॉज वो 57 वाले रेंज में गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। देन सेम वे मोबाइल नंबर है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मोबाइल नंबर में भी देखो ये इक्विवेलेंस पार्टीशन आता है, जिसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं? मोबाइल नंबर शुड बी exactly equal to 10 digits, not less than 10 digits, not more than 10 digits। तो यहाँ पे अगर 9 digits है that is invalid, अगर 11 digits हो गया that is also invalid, it should be exactly 10 digits। so again ये सब हम लोग साइन अप फॉर्म मार्क्स फिल करते हैं, वो टाइम पे ये काम में आता है आपको। ओके, सो ये आपका पार्टीशन वाला पॉइंट जो है वो हो गया। आफ्टर दिस नेक्स्ट वी हैव इज सेम है पार्टीशनिंग, मल्टीपल इनवैलिड एंड वैलिड इनपुट्स डालेंगे सिस्टम पे एंड विल चेक फॉर द आउटपुट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे भी वही दिया हुआ आपको, लेस देन 4 इनवैलिड होगा। सो यहाँ पे हम लोग के पास वापस 3 पार्टीशन दिए हुए हैं, ये इनवैलिड है, दिस इज वैलिड वन एंड दिस इज अगेन इनवैलिड। तो देखो एकदम बाउंड्री के एक्सट्रीम वैल्यूज हम लोग चेक कर रहे हैं। अगर लेस देन 4 अगर है तो उसको इनवैलिड कंसिडर होगा, बिटवीन 4 एंड 10 है तो उसको वैलिड कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे लेस देन 4 मतलब आई विल से इफ द वैल्यू इज लेस देन 4, है ना, लेस देन 4 मतलब 3.99 तक लेस देन 4 कंसिडर होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 10, मोर देन 10 मतलब ग्रेटर देन 10, जो भी नंबर्स है वो। सेम वे यहाँ पे ये हम लोग सेकेंड वाला चेक कर रहे हैं। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ टू एवरीवन। सर्च रूटीन है, प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी टेबल में बता दिया, ये वाला याद मत रखो, वो वाला याद रख लो, चल जाएगा। देन सर्च रूटीन इनपुट पार्टीशन कैसे होगा आप देख लो, अभी बहुत सिंपल है ये। टेस्ट गाइडलाइंस क्या होने चाहिए, क्या कहाँ पे क्या डेटा आपको रिक्वायर्ड होना चाहिए, उसका क्या साइज होना चाहिए, वो बेसिक दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे आपको इनपुट सीक्वेंस दिया हुआ है। स्ट्रक्चरल टेस्ट, स्ट्रक्चरल टेस्ट का मतलब होता है व्हाइट बॉक्स टेस्ट। व्हाइट बॉक्स मतलब वेयर वी आर अवेयर अबाउट द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम, डेवलपर एंड पे जो होता है उसको हम लोग स्ट्रक्चरल टेस्ट बोलते हैं। सो व्हाइट बॉक्स टेस्ट के अंदर हमेशा हम लोग को ये जरूरी नहीं रहता है कि हम लोग इनपुट डालें और आउटपुट आ रहा है कि नहीं वो चेक करें, बिकॉज दैट वे वी आर गेटिंग दैट आउटपुट, बट एज पर द एल्गोरिदम, एज पर द लॉजिक, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, वो हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे विल बी वेरीफाइंग टेस्ट कवरेज,
टेस्ट कवरेज का मतलब होता है कि आपकी कंडीशंस अगर है तो उसमें हर एक कंडीशन प्रॉपरली सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, वो हम लोग वेरीफाई करेंगे। ट्राई कैच ब्लॉक अगर लिखा है तो हम लोग ऐसे डेटा डालेंगे जैसे जिससे ये कैच ब्लॉक में आपने जो भी एक्सेप्शंस डाले हुआ वो एक्सेप्शन एक्टिव होने चाहिए, and whether those exceptions can easily catch those data or not, error or not, run time error, वो हम लोग चेक करेंगे। डेटा फ्लो कैसे हो रहा है वो देखेंगे। सो यहाँ पे आपके पास टेस्ट डेटा है, बराबर है, कंपोनेंट कोड है हम लोग के पास, कंपोनेंट कोड डिराइव्स द टेस्ट डेटा, उसके हिसाब से हम लोग टेस्ट आउटपुट वेरीफाई करेंगे। दैट इज व्हाट वी मीन बाय व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। देन यहाँ पे इक्विवेलेंस पार्टीशन देखो, इक्विवेलेंस पार्टीशन अभी मैंने आपको बताया, प्री कंडीशन रहेंगे, प्री कंडीशन पे हम लोग कुछ डेटा जो है वो प्रिपेयर करेंगे एंड देन विल बी एंटरिंग दैट। सो यहाँ पे मेरे पास एग्जैक्टली मिड पॉइंट रहेगा। मिड पॉइंट क्या है मेरा, जैसे वैलिड इनवैलिड बाउंड्री हम लोग ने यहाँ पे जो बनाया था, ये वैलिड इनवैलिड बाउंड्री, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। सो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ इफ आई एंटर 17, वो ट्रू होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, वो हम लोग बताएंगे। सो यहाँ पे ये जो बाउंड्री है, जैसे ये एज वाला बाउंड्री दिया हुआ है, लेस देन 17, 17 to 56 इज अ वैलिड एंड ग्रेटर देन 57 इज इनवैलिड। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी में से कुछ डेटा यहाँ पे एंटर करेंगे एंड विल जस्ट वेरीफाई कि आपका रिजल्ट ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। तो ब्रांच कवरेज, अब ब्रांच कवरेज या पाथ कवरेज अगेन अ न्यू कंसेप्ट है, क्विकली हम लोग चेक करते हैं। ब्रांच या पाथ कवरेज क्या होगा, पाथ कवरेज, देखो पाथ कवरेज कैसे वर्कआउट होता है। एज यू कैन सी इन जस्ट 1 minute, ओके लेट्स टेक दिस एग्जांपल। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे वी हैव टू इफ कंडीशंस या टू कंडीशंस आर देयर। ओके, सो अब आपको क्या करना है, वी सपोज टू कवर द कंप्लीट पाथ हियर, जिससे हम लोग वेरीफाई करेंगे कि हर एक पॉसिबल कोड आपका वेरीफाई या एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे ऊपर हम लोग के पास कुछ तो डेटा है। फर्स्ट आई जस्ट पोस्ट दिस इमेज इन चैट बॉक्स, तो आपको बेटर होगा, यू कैन इजीली रिमेंबर दिस। अब देखो यहाँ पे वी हैव दिस इमेज, बराबर है। अब ये इमेज में आपको क्या दिया हुआ है वो ध्यान से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव प्रोवाइडेड समथिंग। अब फर्स्ट आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है दैट इज वी हैव सम स्टेटमेंट हियर, वी आर जस्ट रीडिंग सम और द अदर वेरिएबल्स। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ रीड हो रहा है, रीड पी एंड रीड क्यू। देन पी प्लस क्यू अगर ग्रेटर देन 10 है, अगर फॉल्स है तो यहाँ पे जाएगा, ट्रू है तो यहाँ पे जाएगा। फॉल्स है तो डायरेक्टली एंड इफ हो जाएगा और इट विल गो टू अ नेक्स्ट कंडीशन, है ना। और अगर ट्रू है तो इट विल जस्ट प्रिंट विच वन इज द लार्जर वन, है ना। देन उसके बाद अगेन इट विल गो बैक गो टू सेकेंड इफ कंडीशन। सो अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, इफ पी इज ग्रेटर देन 50, अगर फॉल्स है तो ये साइड पे जाएगा, ट्रू है तो ये साइड पे जाएगा। सो अब हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू इफ कंडीशन। पहला वाला इफ कंडीशन क्या है, p प्लस क्यू इज ग्रेटर देन 10, दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, वेर p इज ग्रेटर देन 50। अब आपको क्या करना है, वी सपोज टू एंटर सम डेटा फर्स्ट टाइम जहां पे ये कंडीशन ट्रू हो, देन ये भी ट्रू होना चाहिए, दैट्स फर्स्ट पाथ। ये वाला जहां पे ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है ना। सो मेरा जो पाथ कवरेज आएगा वो कैसे आएगा, इट गोज लाइक दिस एंड अगेन फ्रॉम दिस टू दिस, दैट्स फर्स्ट। सेकेंड में मैं क्या करूंगा, आई विल पुट दिस लूप एज ट्रू, दिस वन एज फॉल्स, देन ये फॉल्स करूंगा, ये ट्रू करूंगा, एंड देन लास्ट में दोनों फॉल्स रहेंगे। सो दिस इज द कंप्लीट पाथ कवरेज, जहां पे पहले मैं इसको फॉल्स कर रहा हूं, इसको ट्रू कर रहा हूं। तो अगर मैं पहले वाला मेरा फॉल्स होगा तो इट गोज लाइक दिस, और बाद में यहां से ये ऐसे जाएगा, राइट। यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट कंडीशन जो है p प्लस क्यू ग्रेटर देन 10 वाला वो फॉल्स हो गया, एंड नेक्स्ट जो मेरा कंडीशन है p इज ग्रेटर देन 50, ये ट्रू हो गया, तो ये मेरा पाथ हो गया। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पाथ। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो पाथ आएगा,
नेक्स्ट जो पाथ आएगा वो कौन सा रहेगा, जहां पे दोनों फॉल्स है, तो ये ऐसा, देन यहां से ये ऐसा। फर्स्ट कंडीशन इज ऑल्सो फॉल्स, सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो फॉल्स, फॉल्स फॉल्स। देन थर्ड इसमें मैं क्या करूंगा, दिस इज गोइंग टू बी माई पाथ, जहां पे दोनों ट्रू ट्रू है। सो ये वे में आपका पाथ कवरेज होता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। दिस इज व्हाट पाथ कवरेज मीन्स। नाउ इफ वी गो बैक टू दिस पाथ कवरेज, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वेरी सिंपल। Sir, यस, sir, sorry to disturb, but you asked me to give a reminder regarding taking या attendance. या अटेंडेंस हुआ, मैंने किया, या थैंक यू। Okay, so here we have this as you can see we have this program। अब कोई एक डमी प्रोग्राम दे है प्रोवाइडेड, और यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट पे नंबर्स डाले हुए हैं 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, वी हैव डिफरेंट नंबर्स हियर। तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, एट पॉइंट नंबर 5 वी हैव सम लूप। तो अब ये लूप पे क्या होगा, इफ वी एंटर समथिंग, तो वो उसके बाद में इट विल डिसाइड कि इट विल डायरेक्टली गो आउट ऑफ लूप या फिर यहां से वापस वो कोई दूसरे लूप में जाएगा। तो ये वे में हम लोग पाथ डिसाइड करेंगे। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो एज यू कैन सी वी हैव दिस स्टेटमेंट्स, जहां पे आपको क्या बोला हुआ है, वी हैव सम पाथ, ठीक है, जहां पे बॉटम वैल्यू आपको दिया है ग्रेटर देन, अगर कुछ है कोई भी एक कंडीशन है, सो उसका हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक पैटर्न दिया हुआ है। सो इफ आई सपोज इफ आई वांट टू फाइंड द पाथ फ्रॉम दिस, सो एक नॉर्मल मैथ्स का अगर कंडीशन अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, फर्स्ट पाथ विल बी 1 2 3 4 5, देन 5 से इफ आई से आई एम डायरेक्टली गोइंग टू 14, मतलब एंड पे जा रहा हूं यहाँ पे। सेकेंड पाथ क्या होगा, 1 2 3 4 5, देन 6 आएगा, देन देयर विल बी 7, देन 11 आएगा, देन 12 आएगा, बराबर है। 12 से बाद में 13 आएगा, सॉरी 13 नहीं आएगा, 12 के बाद में देयर विल बी अगेन इट गोज टू 5, बराबर है, ये एक पाथ होगा। देन सेकेंड क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 11 13, और 13 से फिर जाएगा वापस 5 पे। उसके बाद में विल बी हैविंग अ पाथ 1 2 3 4 5 6 7, और 7 से बाद में 8 9 10 और 14 पे जा सकता है। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली डिफाइन द पाथ। सो हम लोगों को क्या करना है, ये कोड जो हम लोग करेंगे ना, वो कोड में भी वी सपोज टू एंटर सच पाथ हियर इन एट दिस पॉइंट एज वेल, जहां पे हम लोग ये सारा जो हम लोगों के कोड है उसमें ये अलग अलग पाथ हम लोग डाल के चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ये देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यू कैन इजिली रीड आउट दिस। एंड ये सारे जो हम लोगों के नोट्स है, ये मैंने अपनी टीम में फाइल्स में अपलोड कर दिया, यू कैन वेरीफाई फ्रॉम देयर। नेक्स्ट वी हैव टेस्ट ऑटोमेशन। तो टेस्ट ऑटोमेशन में आपको यहाँ पे क्या बोला है, टेस्टिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, सो ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड इन टूडेज टाइम। सो हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स है, जहाँ पे हम लोग ये रेडी सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं टू टेस्ट डिफरेंट सॉफ्टवेयर। ओके, दैट इज द मेन पॉइंट। सो जिससे हम लोगों को बेनिफिट क्या होगा कि वी कैन इजीली जस्ट वेरीफाई कि ओके हम लोग के पास टाइम नहीं है इनफ। सो आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। if we just go to google if we go to google and I'll just say automation testing tools, यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल फॉर जीयूआई, एंड टू एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल है। देन हम लोग के पास अगेन वी हैव यूजर एंगेजमेंट वाला एनालिटिक टूल है, कौन से फंक्शंस यूजर्स को ज्यादा पसंद आ रहा है उसके लिए। सो वी हैव मेनी सच एग्जांपल। ओके, आई जस्ट शो यू दिस वीडियो, ध्यान से एक बार देखो, आपको एक एग्जांपल मिलेगा।
देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू कैन सी हियर कि ये सेम GUI जो है ना वो हम लोग अलग अलग डिवाइसेस पे टेस्ट कर रहे हैं. एज यू कैन सी हियर, so same GUI, how it will work on Ubuntu, CentOS, Android, Mac OS, iOS. Mac OS मतलब कंप्यूटर वाला हो गया, iOS मोबाइल वाला हो गया. सेम वे डेस्कटॉप है विंडोज का एम्बेडेड डिवाइस के ऊपर, हाउ इट विल वर्क. सो एग्जैक्टली सेम थिंग विल बी वर्किंग आउट हियर. सो आप देखो कि ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल कितना आपको हेल्प करता है. So this is one example of automation testing जहाँ पे we have this third party और we have some people coming from this third party, या उनके कोई सॉफ्टवेयर है रेडी सर्विसेज, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, पेड वर्जन उसका लेना पड़ेगा ऑफ कोर्स. सेम वे दिस इज अनदर वन दे हैव प्रोवाइडेड कि आपको यहाँ पे अगेन ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए आपको प्रोवाइड करेंगे. सो अगेन वी हैव दिस वन वीडियो, इफ यू कैन जस्ट नोटिस क्विकली, अलग अलग टाइप के ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स रहेंगे. जस्ट हैव ए लुक. Okay, so that is again one more example of automation testing. अब देखो मार्केट में यू विल फाइंड सो मेनी सच कंपनीज जो आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रोवाइड करता है. ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको डायरेक्टली ऐसे ही सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जो आप यूज करके अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकते हो. आपको मैन्युअली जाके मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये उनका बेनिफिट होता है. बहुत सारे ऐसे मिलेंगे. So that is example of automation. I hope you can easily read out this thing. यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया है, एक बार पढ़ लेना. टेस्टिंग वर्कबेंच क्या होगा? These are the simple key points of this part. So here we are done with this testing approach. Now we'll be starting with third part of unit 4. So I'll just open unit 4 का third part. So in third part we have software measurement. सॉफ्टवेयर मेजरमेंट में बेसिकली हम लोग सॉफ्टवेयर कितना लाइन ऑफ कोड रहेगा उसमें. सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड आपका सॉफ्टवेयर कितना बड़ा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है, उसको बनाने में आपके कितने एफर्ट्स जा सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करते हैं. सो वी कैन जस्ट क्विकली हैव अ लुक एट सॉफ्टवेयर मेजरमेंट. आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन. और ये सारे नोट्स आपसे ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं,
सो देख लेना सॉफ्टवेयर मेजरमेंट में ये आपके आउटलाइंस है. सॉफ्टवेयर मेजरमेंट प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट मैट्रिक्स अगर हम लोग बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव मेजर. मतलब क्वांटिटी, कितने डेवलपर्स लगेंगे, कितने लैपटॉप्स लगेंगे, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड, ये मेजरमेंट हम लोग करते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि बेसिक क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी डेटा, जहाँ पे हम लोग देखेंगे आपको कितना टाइम लगेगा, डिजाइनिंग में कितना टाइम लगेगा, टेस्टिंग में कितना टाइम लगेगा, ये जो आपका सॉफ्टवेयर मेजरमेंट हो गया. सो व्हाट इज मेजरमेंट? इट इज द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द मेजर. इट इज मैकेनिज्म ऑफ ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन. इट इनेबल्स मैनेजर एंड प्रैक्टिशनर टू इंप्रूव द सॉफ्टवेयर प्रोसेस. प्लानिंग, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि वी सपोज टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट विद इन 6 months टाइम, तो वो 6 months के लिए हम लोग क्या करेंगे, विल बी क्रिएटिंग अ टाइमलाइन, एक टाइम टेबल बनाएंगे हम लोग. एंड एज पर दैट टाइम टेबल, हाउ मेनी डेवलपर्स विल बी वर्किंग ऑन आवर सिस्टम, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम, कौन आएगा कौन जाएगा, ये बेसिक पॉइंट्स पे हम लोग काम करेंगे. सो एज यू कैन सी, मेजर टू अ सर्टेन और अप्रेज बाय कंपेयरिंग टू अ स्टैंडर्ड. लाइक हम लोग को पता है कि हम लोग के पास 10 डेवलपर्स है एंड 6 months का टाइम ही है, तो 10 डेवलपर कैन नॉट कंप्लीट वन प्रोजेक्ट विद इन 6 months टाइम, बिकॉज प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है. सो विल टेक द हेल्प, थोड़ा कुछ पार्ट हम लोग आउटसोर्स करेंगे. ये सारे फैक्टर्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे, रिमेंबर दिस. सो क्या कितना कैपेसिटी किसका होगा, सपोज वी हैव ओनली 10 डेवलपर्स एंड इन बिटवीन देयर माइट पॉसिबल कि कोई डेवलपर्स जो है वो बीमार हो जाए, कंपनी छोड़ दे, ऐसे कंडीशंस भी आ सकते हैं. तो एक्सट्रीम कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ओके हाउ मेनी टाइम इज रिक्वायर्ड, हर एक जो हम लोग के डेवलपर है उनका मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, एंड when they are developing and if suddenly they find some or the other errors, तो वो टाइम पे वो errors को आपको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, वो पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करेंगे. गेटिंग? सो ये सारी चीजें हम लोग के रहेंगे यहाँ पे. सो दैट इज द मेजर वी आर टॉकिंग अबाउट. सो मैट्रिक्स का मतलब क्वांटिटेटिव वे में हम लोग ये मैट्रिक्स कैलकुलेशन करेंगे. नाउ मेजर मैट्रिक्स डिफरेंस क्या रहेगा? मेजर का मतलब वैल्यू विच डज नॉट प्रोवाइड इनफ इंफॉर्मेशन. मेजर का मतलब क्या है कि मैंने बोला है कि ओके वी हैव क्वाइट अ लॉन्ग सॉफ्टवेयर और इसको बनाने में अप्रोक्स हम लोग के 6 महीने लगेंगे. अप्रोक्स बोला है, मतलब 6 के 5 भी हो सकता है, 6 का 7 भी हो सकता है. मैट्रिक्स का मतलब क्या रहेगा? इट प्रोवाइड्स अस अ कंपैरिजन. कंपैरिजन का मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ओके इफ वी हैव सपोज 10,000 लाइन ऑफ कोड हम लोग को करना है इन वन सॉफ्टवेयर एंड वी हैव वन डेवलपर, बराबर है, आई मीन हम लोग के पास जो भी डेवलपर्स है दे कैन कोड 100 लाइंस पर डे. सो ये क्या हो गया? दिस इज द एग्जैक्ट मैट्रिक्स. तो अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि ओके अगर 10,000 लाइन अगर कोड करना है, सो मेरे पास सपोज अगर 10 डेवलपर्स है, वी हैव 10 डेवलपर्स एंड ईच डेवलपर कैन डेवलप 100 लाइंस पर डे. सो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या होगा? 10 डेवलपर्स एक दिन में अगर 100 लाइन डेवलप करेंगे तो पर डे आपका कितना लाइन डेवलप हो रहा है? 1000 लाइन डेवलप हो रहा है, बराबर है. इसके हिसाब से कितना टाइम लगेगा? 10 days का टाइम लगेगा फॉर दिस डेवलपमेंट. बट अभी मैट्रिक्स के अंदर अब ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, बट इसके साथ में आपको ये भी देखना है कि अगर हम लोग का कोड कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, कोड कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो डेवलपर का प्रोडक्टिविटी जो पर डे 100 लाइंस का है वो अभी 50 days का हो जाएगा. 50 लाइंस पर डे. तो क्या हो गया? उनका प्रोडक्टिविटी हाफ हो गया. क्यों प्रोडक्टिविटी हाफ हो गया? बिकॉज कोड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. तो अगर कोड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो जहां पे 10 दिन लगने वाले थे वहां पे डायरेक्टली अभी कितने दिन लगेंगे? 20 days लगेंगे. प्लस इसके साथ में इफ यू हैव अ डेवलपर जो अगर कहीं पे हॉलीडे पे जा रहा है या बीच में कोई हॉलीडेज आ रहा है तो वो हम लोगों को देखना है. प्लस हम लोग को ये भी देखना है कि अगर हम लोग ओवर टाइम देंगे तो उनको 1-2 दिन ओवर टाइम करेंगे, रोज तो ओवर टाइम नहीं कर सकते. अगर कोई एरर या बग आ गया तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा बफर टाइम रखेंगे. एरर्स के लिए हम लोग का यहाँ पे बफर टाइम होगा कि एनी अनएक्सेप्शन इवेंट अकर्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट. तो ये सब कुछ जो है ना वो हम लोगों का आएगा इन मैट्रिक्स. देन इंडिकेटर्स होंगे. अब देखो मेजर में तो हम लोगों ने ओवरऑल बता दिया था कि चलो हम लोग के पास 10 डेवलपर्स है और हम लोग का प्रोजेक्ट जो है उसमें 4 मॉड्यूल्स है, तो एज पर दिस विल बी हैविंग 6 months टाइम. लेकिन एग्जैक्टली हम लोगों ने नहीं बोला था, दिस इज द अप्रोक्स टाइमलाइन.
मैट्रिक्स में एग्जैक्ट हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं कि ओके हम लोग के पास 6 मंथ्स का टाइम है, 4 मॉड्यूल्स है, इन 1 मॉड्यूल वी हैव अगेन 5 सब मॉड्यूल्स, जिसमें से हर एक का ये जो सब मॉड्यूल है, फर्स्ट सब मॉड्यूल जो है हम लोगों का, उसके अंदर सपोज इफ आई से देयर आर 2000 लाइन ऑफ कोड है। अब ये 2000 लाइन ऑफ कोड के ऊपर अगर मैं 2 डेवलपर को रख रहा हूं तो उनका कितना टाइम जाएगा वहां पे, ये सब हम लोग मेंशन करेंगे, वो आपका मैट्रिक्स होगा, टोटल प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स का मतलब होता है, अब मैं यहां पे बोलूंगा ग्रीन, ग्रीन इंडिकेटर रहेगा, एम्बर इंडिकेटर रहेगा और रेड इंडिकेटर रहेगा। ग्रीन मतलब एवरीथिंग गोज ऑन टाइम, एवरीथिंग गोइंग ऑन टाइम, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कहीं पे कोई डिले नहीं है। एम्बर मतलब अ स्मॉल डिले इज देयर, मतलब हम लोग का जो टाइमलाइन था उससे थोड़ा सा डिले चल रहा है काम, बट बाय एडिंग एक्स्ट्रा रिसोर्सेस वी कैन कंप्लीट इट ऑन टाइम। रेड का मतलब क्या हो गया, जो मेरा 6 मंथ्स का टाइम था सपोज, वो 6 मंथ्स यूटिलाइज हो गया, बफर टाइम 2 महीने का रखा था वो यूटिलाइज हो गया, बट स्टिल ओनली 60% और 50% प्रोजेक्ट, 60 to 50% प्रोजेक्ट ही कंप्लीट हुआ है। सो इतना ज्यादा बाकी है जो ऑन टाइम कंप्लीट होना पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब आपका जो इंडिकेटर है वो कौन सा है, रेड इंडिकेटर है। क्लियर है? तो इससे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि अभी आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट में क्या करना है, आपको एक्सटर्नल कोई लोगों का हेल्प लेना है या क्या करना है। सो दोज आर द इंडिकेटर्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वे में हम लोग इंडिकेटर्स डालते हैं, ये वे में हम लोग ग्राफिकली चीजों को प्रेजेंट करते हैं। आपको यहाँ पे उन्होंने बॉडी टेम्परेचर और उसका एग्जांपल दिया है, बट दिस आर द रियल इंडिकेटर्स जो मैंने आपको बताया। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विल बी जस्ट एडिंग इंस्टेड ऑफ दिस बॉडी टेम्परेचर, हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे कि ओके एक्चुअल हम लोगों ने अज्यूम किया था कि इतना कोड जो है या इतना पार्ट जो हम लोगों का ये डेवलप हो जाएगा। अब एक्चुअल में ये अगर डेवलप हुआ है तो किसके थ्रू ये इतना पार्ट डेवलप हुआ है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, समथिंग लाइक दैट। सो यहाँ पे जैसे आपको देखो फिगर 3 में क्या दिया है, बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है। तो अगर मैं बोलूंगा कि ओके हम लोगों का एक्चुअल जो हम लोगों ने टाइमलाइन फॉलो किया था, जो टाइम टेबल बनाया था, और ये हम लोगों का रियल टाइम टेबल जो अभी प्रोजेक्ट के हिसाब से जा रहा है, वो दोनों कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं क्या खुद से, तो जिससे हम लोग को पता चलेगा कि आपका प्रोजेक्ट ऑन टाइम खत्म होगा या नहीं होगा। प्रोसेस मैट्रिक्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट, टू इंप्रूव क्या बोला है यहाँ पे, to improve the process we supposed to find out error, uncover error आपको find करना है। डिफेक्ट्स फ्री मतलब मैक्सिमम जो ऐसे कुछ डिफेक्ट्स होंगे जो आपके सॉफ्टवेयर को फेल कर सकते हैं, ऐसे डिफेक्ट्स को आपको हटा देना है ना। देन कहीं ना कहीं हम लोग सर्टेन चीजों को आउटसोर्स करेंगे। रिमेंबर आउटसोर्सिंग इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज मैं सिक्योरिटी में एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं टेस्टिंग में एक्सपर्ट नहीं हूं। नाउ वी हैव सम इंडस्ट्री, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वी हैव ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स, तो अब फ्यू कंपनीज आर देयर हु आर एक्सपर्ट इन टेस्टिंग, तो मैं क्या करूंगा, उनका हेल्प ले लूंगा। तो मैं खुद से टेस्ट नहीं करूंगा, विल बी आई विल जस्ट सब्सक्राइब टू देयर सॉफ्टवेयर और उससे मैं टेस्टिंग करूंगा। सो कोई भी हिडन एरर अगर रहेंगे तो वो सारे मिल जाएंगे, है ना। ये हम लोग की कुछ एग्जांपल्स है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी अगर इंक्रीज करना है या ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस अगर बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे, मोटिवेट पीपल, बराबर है, उनको और नए ट्रेनिंग दो। जैसे अगर आपको अगर हम लोगों को कॉलेज में स्टूडेंट्स को अगर और बेटर बनाना है, सपोज वी वांट स्टूडेंट टू डेवलप सम गेम्स एंड दैट इज ऑल्सो क्वालिटी 3D टाइप्स ऑफ गेम्स, सो वो टाइम पे हम लोग को सबसे पहले उनको सिखाना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा हम लोग कोर्सेज चलाएंगे, है ना। और अगर किसी को फिर भी नहीं आता है तो हम लोग उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देंगे, एक्स्ट्रा टाइम देंगे, हम लोग वापस उसको एक्सप्लेन करेंगे, और देन हम लोग उनके पास डमी ऐसे गेम्स बना के लेंगे सो दैट दे कैन डेवलप समथिंग ऑन देयर ओन। तो ये क्या होता है, मोटिवेट पीपल, प्रोवाइड देम सम सॉरी स्किल्स, ट्रेनिंग, है ना। और उसके बाद में हम लोग ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम, पहले छोटा सा गेम बनाने देंगे, बाद में उससे थोड़ा टफ वाला गेम देंगे,
तो ये वे में हम लोग उनको अलग अलग जो टेक्नोलॉजी मार्केट में यूज हो रहा है उनका ट्रेनिंग देंगे। सो आप देखो कि हम लोग अगर कोई सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं ना, तो मार्केट में कहीं ना कहीं आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज जो कुछ टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग के सब्जेक्ट उनसे लिंक होता है, तभी तो आपको बाहर जाके फिर जॉब मिल सकता है। अगर मैं आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स या ऐसी ही चीजें पढ़ाऊं जो आज के मार्केट में यूज ही नहीं होता है, तो आप डिग्री लेके भी मतलब नहीं है, आपको वो लैंग्वेज या वो टेक्नोलॉजी आएंगे ही नहीं। तो इसके लिए कौन से टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं उनका ट्रेनिंग दो, मोटिवेट योर पीपल। जैसे आप देखो कि इंडस्ट्री में एक बार लगने के बाद में कंपनीज आपको अलग से सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने के लिए एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। द ओनली रीजन बीइंग कि आप नए टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल हो, तो उनके आगे के जो प्रोजेक्ट्स आएंगे बेस्ड ऑन दोस टेक्नोलॉजी यू कैन वर्क ऑन इट, आपको प्रमोशन भी मिलेगा, सैलरी हाइक भी मिलेगा, है ना, और कंपनी का भी बेनिफिट होगा। तो ये वे में टेक्नोलॉजिकली आपको लोगों को अपने जो ह्यूमन रिसोर्स जो है अपना, उनको एडवांस करना है। जैसे अभी अगर हम लोग उनको मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सिखाया, अब उस पर हम लोग क्लाउड इंटीग्रेट कैसे करते हैं वो सिखाएंगे, उसके ऊपर देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे ऐड करेंगे वो सिखाएंगे। सो ये वे में हम लोग अलग अलग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। So as you can see, we have three things which are combined together. एक आपका प्रोडक्ट है, that is your software. This is our software. यहाँ पे ये आपके ह्यूमन रिसोर्स है ना, दिस इज आर ह्यूमन रिसोर्स। अब ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, इसको आपको क्या करना है, टेक्नोलॉजिकली टाइम टू टाइम एडवांस करते जाना है। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मोटिवेशन प्लस ट्रेनिंग प्लस अगर ये अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको आपको अप्रिशिएट करना है। तो वर्क एनवायरनमेंट शुड बी लाइक कि जहां पे हम लोग अप्रिशिएट करेंगे। अगर किसी का मिस्टेक होता है तो पूरा सब ब्लेम उस पर नहीं धकेलना है, याद रखो। सो पीपल, बेस्ड ऑन द पीपल कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर में चेंजेस करेंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा। प्रोडक्ट जो है वहां पे क्या होगा, बिजनेस कंडीशन के हिसाब से वापस टेक्नोलॉजी में कहां पे चेंजेस है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कहां पे चेंज करना है। तो ये एक साइकिल टाइप है जहां पे हम लोग तीनों को समझते हैं। अब पीपल का मतलब हम लोग के जो लोग हैं उनको भी मोटिवेट करना है, और कस्टमर के अभी क्या आगे रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से हम लोगों को उनके रिक्वायरमेंट समझ के उसको भी ऐड करना है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स आता है। प्रोजेक्ट मैट्रिक्स यूज्ड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर एंड सॉफ्टवेयर टीम, जहां पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू मिनिमाइज द डेवलपमेंट शेड्यूल बाय मेकिंग एडजस्टमेंट दैट कैन अवॉइड डिले एंड मिटिगेट पोटेंशियल प्रॉब्लम, टू असेस प्रोडक्ट क्वालिटी। बराबर है, मतलब आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे जाके आपका प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा डिले ना हो जाए, इसके लिए प्रोजेक्ट मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं, जिसमें एग्जैक्टली हम लोग बता देंगे कि ओके दिस आर द टोटल 100 फंक्शन विच विल बी डेवलपिंग। डिजाइनिंग में इतना टाइम लगेगा तो विल बी हायरिंग 2 और 3 डिजाइनर्स। देन उसके बाद वो जो टाइम पे डिजाइन हम लोग को कंप्लीट करके देंगे, तो दिस आर द डेवलपर हु विल वर्क ऑन दिस। जैसे उनका डेवलपमेंट खत्म होगा, दिस आर द 3 टीम्स ऑफ टेस्टर्स जो वो सेम डेवलप चीजों को टेस्ट करेंगे, देन वो रिपोर्ट अगेन सबमिट करेंगे, एंड देन वी हैव 2 टीम्स who will specifically work on the errors which are highlighted by the testers team। ये वे में हम लोग का ऑब्जेक्टिव होगा। तो हम लोग को क्या करना है, मिनिमाइज द डेवलपमेंट शेड्यूल। सबसे पहले तो ये मिनिमाइज डेवलपमेंट शेड्यूल मिनिमाइज करने का मतलब क्या है, देयर शुड बी अ बैलेंस इन योर टीम। मतलब अगर मैं एक टीम बनाता हूं SY स्टूडेंट्स का, अब उसमें सारे फ्रेशर्स है, किसी को डेवलपमेंट आता नहीं है ज्यादा, या फिर डेवलपमेंट आता है लेकिन प्रोजेक्ट किसी ने कभी नहीं बनाया, और उनको अगर मैं प्रोजेक्ट बनाने दूंगा तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, ना वो टीम को पता है कि प्रोजेक्ट कभी बन के रेडी होगा। बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई से कि मैं एक टीम सिलेक्ट कर रहा हूं SY स्टूडेंट्स का, और उसके साथ में आई एम प्रोवाइडिंग वन एक्सपीरियंस डेवलपर जिसको नॉलेज है, जिसको पता है कि डेवलपमेंट कैसे करता है। तो अब क्या होगा, ये जो एक या 2 एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स है, दे विल ट्रेन और दे विल गाइड अदर टीम मेंबर्स, जिससे ऑन टाइम हम लोग अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सके। और कहीं पे भी अगर हम लोग के टीम मेंबर्स अटकते हैं, कोई एरर आते हैं, उनसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो दिस वी हैव एक्सपीरियंस डेवलपर्स विद अस, वो आपको हेल्प करेंगे। तो ये वे में हम लोग एक बैलेंस टीम बनाते हैं, जिसमें अगर आपको बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट अगर बनाना है तो उसमें एक्सपीरियंस डेवलपर्स ज्यादा रहेंगे, फ्रेशर्स कम रहेंगे।
और एक बेसिक मॉड्यूल ही बनाना है जिसमें ज्यादा कुछ डेवलपमेंट्स नहीं है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है। तो वो टाइम पे विल बी हैविंग टीम जहाँ पे एक्सपीरियंस लिमिटेड रहेंगे और फ्रेशर्स ज्यादा रहेंगे, सो दैट वी कैन प्रोवाइड सम एक्सपीरियंस टू फ्रेशर्स इज वेल, है ना। टू असेस द प्रोडक्ट क्वालिटी। अब प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, विल बी अप्लाइंग और फॉलोइंग सम वन और द अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हम लोग फ्रेमवर्क्स फॉलो करते हैं। जैसे अगर आपने कभी अगर एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग अगर देखा हुआ रहेगा या आप नेक्स्ट टाइम जब देखेंगे, सो एज सुन एज वी क्रिएट वन प्रोजेक्ट इन एंड्रॉइड, आपका एक प्रोजेक्ट फोल्डर पूरा बन जाता है। आप जैसे कोई ऐप बनाएंगे तो, और उसके अंदर सारे फाइल्स जो है ना वो अलग अलग फोल्डर में सेग्रीगेटेड रहते हैं, और आपको वही स्पेसिफिक फोल्डर में वही फाइल डालेंगे तब आपका प्रोजेक्ट चलेगा। सो दैट इज वन एग्जांपल कि जहां पे हम लोग प्रोडक्ट क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज हम लोगों ने प्रोजेक्ट को प्रॉपरली सेग्रीगेट किया हुआ है उसके फाइल्स को, और तो फाइल्स जब भी सेग्रीगेट होंगे ना तो उससे कोड रिपीटेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि ओके ये वाला फाइल जो है वो यहाँ पे होगा और उसको मैं यहाँ पे कॉल करूंगा। तो अगर वो फाइल ऑलरेडी वहां पे है तो वो सेम कोड में वापस नहीं लिखूंगा। गेटिंग, ये हम लोगों का बेनिफिट रहता है, तो उससे आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। सेकेंड थिंग, फ्रेमवर्क्स जो रहता है वो एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करता है, मतलब हर एक कोड हम लोग को खुद से स्क्रैच से लिखना नहीं पड़ता है, बहुत सारे कोड उनकी लाइब्रेरी में ऑलरेडी प्रोवाइडेड रहते हैं जिसको हम लोग इनहेरिट करते हैं। तो मिनिमम चीजें आप खुद से ऐड कर रहे हो, अपने एफर्ट्स आप मिनिमम खुद से डाल रहे हो, और बहुत सारी चीजें वो अपने साइड से ऐड कर रहे हो। तो अगेन उसका बेनिफिट क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट के अंदर, आपका जो आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ एरर्स आएंगे, और बाकी बहुत सारी चीजें जो है वो अपने साइड से कर लेंगे, है ना। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, मोस्ट फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैट्रिक्स ऑन अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट अकर्स ड्यूरिंग एस्टिमेशन टाइम एफर्ट्स। More project metrics are used as technical work and project commences, वो दिया है। सॉफ्टवेयर मेजरमेंट, अब सॉफ्टवेयर मेजरमेंट में क्या बोला है, कैटेगराइज्ड इन टू वेज, डायरेक्ट मेजरमेंट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अब डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या बोला है, जहां पे हम लोग डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे कि ओके 10 डेवलपर्स लगेंगे, आई विल जस्ट फाइंड इट आउट कि ओके देयर आर 2 डेवलपर्स। अब हर एक का सैलरी हम लोग बाय डिफॉल्ट 1000 रुपीज पर डे कंसिडर कर रहे हैं, बराबर है, 1000 रुपीज पर डे। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2 designers are required, सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए 2 people are required, then 2 designers are required, for designing 2 people are required। अब ये दोनों जो है वो 10-10 दिन के लिए है, सपोज हम लोग के साथ 10 days and this is for 10 days। तो इनका कितना हुआ, एक जन का 10 दिन का 10,000 हुआ, 2 लोगों का कितना हुआ, 20,000 इनका हो गया, बराबर है। देन इनका 20,000 हो गया। देन वी रिक्वायर्ड 4 डेवलपर्स। अब ये 4 डेवलपर्स जो है दे आर गोइंग टू वर्क कंप्लीट फॉर 1 month। तो एक दिन का 1,000 है तो हम लोग महीने का 30,000 पकड़ते हैं, तो 30 मल्टीप्लाई विथ 4 कितना हो गया, 1,20,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग के पास 2 टेस्टर्स है जो अगेन 10 दिन के लिए काम करेंगे, तो वापस इनका 20,000 हो गया। देन उसके बाद में हम लोग के पास बाकी जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड रहेंगे वो सब। तो अभी अगर सिर्फ हम लोग एक बंदा रहेगा जो ट्रेनिंग के लिए जाएगा, ट्रेनिंग ऑन कस्टमर साइड, जो 4 दिन के लिए रखेगा, 4 days, तो इसका 4,000 हो गया, तो 4,000 फॉर दिस। सो अब टोटल अगर हम लोग गिनेंगे कितना हो गया, ये आपके कितना हो गया, 2 + 2 20,000, 1,20,000 हो गया, प्लस 40 कितना हो गया, 1,60,000, 180 और प्लस वापस 4,000, 184, 1,84,000 आपका ये हो गया। प्लस अगर मैं अपने कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, मेरा कंपनी अगर है, तो अगर मैं ये 2 महीना जो काम हुआ है, तो अगर 2 महीने का मैं अपना सैलरी अगर 1 लाख पकड़ता हूं, इतना तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो कंपनी खोल के मतलब क्या है। तो 1 लाख या 50,000 अगर मैं पकड़ता हूं, तो ये कितना हो गया, अप्रोक्स 2.5 के ऊपर हो गया, 2,80,000 पकड़ते हम लोग। अब इसके साथ में आपका जो ऑफिस का रेंट, ये वो सब अगर हम लोग पकड़ेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 3 लाख हो गया। सो 3 लाख इज माई प्रोजेक्ट। ये मेजरमेंट करते हैं हम लोग, ये वे में कुछ आपके मेजरमेंट्स रहेंगे, कॉस्ट एंड एफर्ट्स। सो कितने और वहां पे अगेन हम लोग ये भी देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज हम लोगों को लाइन ऑफ कोड जो करना है, तो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर सपोज 10,000 लाइन ऑफ कोड है, जिसमें से मेरे पास 4 डेवलपर है या 2 डेवलपर्स है, और हर एक डेवलपर जो है वो 100 लाइन पर डे करता है कोड।
तो कितना टाइम लगेगा, एग्जीक्यूशन स्पीड क्या है, ये मैंने जो बताया ये आपका एग्जीक्यूशन स्पीड है। लाइन ऑफ कोड कितना है, 10,000 लाइन ऑफ कोड है एक सॉफ्टवेयर के अंदर, और एग्जीक्यूशन स्पीड क्या है, 100 लाइन्स पर डे, 100 लाइन्स पर डे, और डिफेक्ट ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। सो अभी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई डिफेक्ट्स अगर आता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, तो इसके लिए हम लोग बफर टाइम रखेंगे, वी हैव अ बफर टाइम। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये टोटल जो हम लोग को डेवलपमेंट करना है, इसके लिए सपोज वी रिक्वायर्ड 1 मंथ्स टाइम, उसके बाद में 1 वीक विल बी बफर टाइम, दिस इज माई बफर टाइम, कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड एरर अगर आ गया तो उसके लिए वी हैव दिस बफर टाइम। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में हम लोग अब देखो, ये डायरेक्ट मेजरमेंट में हम लोगों ने क्या बोला, लाइन ऑफ कोड और ये सब कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, एग्जीक्यूशन स्पीड, लाइन ऑफ कोड, ये डायरेक्ट मेजरमेंट में कैलकुलेट किया। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये आप डायरेक्ट मेजरमेंट में कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप जब डेवलप करेंगे ना तब आपको कॉम्प्लेक्सिटी पता चलेगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी अगर हाई है, इफ कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी हाई, दिस इज वेरी हाई, तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गया। तो मेरे डेवलपर्स जो 100 लाइंस पर डे कोड कर रहे थे, अब वो 40 या 50 लाइंस पर डे कोड कर रहे हैं। तो आपका देखो टाइम शेड्यूल जो है वो पूरा चेंज ही हो गया। तो अगर पहले मुझे 1 महीना लग रहा था, तो नाउ इट्स गोइंग टू बी 2 मंथ्स। तो इसके लिए ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स जो है ये बहुत जरूरी है। टोटल फंक्शनलिटी हम लोग कौन से ऐड कर रहे हैं, अब देखो फंक्शनलिटीज जो ऐड करेंगे, जैसे अगर मैं गूगल मैप अगर ऐड कर रहा हूं, तो गूगल मैप ऐड करने के लिए मुझे कोड करने की जरूरत नहीं, आई विल बी डायरेक्टली अप्लाइंग गूगल मैप एपीआई। तो ये इसके लाइन ऑफ कोड में कैलकुलेट नहीं करूंगा, ये छोड़ के। देन सेम वे क्वालिटी, क्वालिटी मतलब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि हम लोगों को क्या लेवल का क्वालिटी अचीव करना है, तो उसके हिसाब से हम लोगों को टेस्टिंग में कितना ज्यादा या कम टाइम लगेगा, ये आपको अलग से कैलकुलेट करना है। देन एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, मतलब मिनिमम फेलियर्स आने चाहिए, मेरा कोड जो है वो, मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो उसमें कितने एफर्ट्स लगेंगे। देन आप जो भी कुछ बना लेंगे उसमें अननेसेसरी फंक्शंस अगर बहुत ज्यादा अगर आपने ऐड किए, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपके अगेन बहुत ज्यादा एफर्ट्स टाइम जाएगा। तो हु इज गोइंग टू वर्क ऑन दिस मेंटेनेंस, बिकॉज स्टार्टिंग में आप जब नया सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते हैं, देयर गोइंग टू बी एन नंबर ऑफ बग्स और डिफेक्ट्स। तो ये जो डिफेक्ट्स है इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने 4 टाइप के मेंटेनेबिलिटी पढ़े थे, करेक्टिव, अडेप्टिव, परफेक्टिव एंड प्रिवेंटिव। तो हु इज गोइंग टू वर्क फॉर दिस, दैट्स द क्वेश्चन। सो इसके ऊपर आप जब कंटिन्यूअस वर्क करेंगे तो उसके आपके एस्टिमेशन, इसका आपका कॉस्टिंग कितना जाएगा, है ना, कितने लोगों को आपको बाद में प्रोजेक्ट बनने के बाद में, डिप्लॉयमेंट के बाद में भी रखना पड़ेगा। मेंटेनेंस मींस आफ्टर सेल्स सर्विस हो गया, सॉफ्टवेयर देने के बाद में आप जो काम करेंगे। सो ये आपका इनडायरेक्ट मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट वी हैव साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स, बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर का साइज, नंबर ऑफ लाइंस जैसे बढ़ते जाएंगे उसके हिसाब से नंबर ऑफ मंथ्स बढ़ते जाएंगे, या पर्सन्स जो आपको रिक्वायर्ड रहेंगे, नंबर ऑफ डेवलपर्स वो बढ़ते जाएंगे, बहुत सिंपल है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग उसके हिसाब से बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बढ़ेंगे, और सॉफ्टवेयर का साइज जितना बड़ा रहेगा उतने एरर या डिफेक्ट्स भी ज्यादा आएंगे, और उतने ज्यादा लोगों को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा फॉर टेस्टिंग, फॉर रिव्यू, फॉर एक्सपर्ट गाइडेंस। समटाइम्स देयर माइट बी सम डिफेक्ट्स व्हिच आर नॉट गेटिंग सॉल्व्ड बाय आवर डेवलपर्स, सो वी रिक्वायर्ड सम एक्सपर्ट गाइडेंस और सम एक्सपर्ट हेल्प एज वेल। Enhance following set of oriented error per line of code। अब KLOC मतलब 1000 लाइन ऑफ कोड, याद रखो, किलो किलो लिखते हैं ना हम लोग, किलो बाइट्स बोलते हैं, किलो बाइट्स मतलब 1024 होता है। तो अगर मैं KLOC बोलता हूं मतलब लाइन ऑफ कोड, लाइन ऑफ कोड में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे KLOC मतलब 1000 लाइन ऑफ कोड। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कितने एरर्स आपको 1000 लाइन ऑफ कोड पे मिल रहे हैं, कितने डिफेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, और कितना इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है। और ये 1000 लाइन ऑफ कोड जो आप लिखेंगे उसके लिए आपका डॉक्यूमेंटेशन कितना बन रहा है, बिकॉज there going to be some or the other person who is also work on this documentation. Without documentation we cannot complete, or we cannot just simply go on working with our project. So इसके लिए हम लोग को वापस क्या लगेगा, documentation is very much required, because in future if some problem occurs then there has to be something, right? Then उसके बाद में if you notice next we have is error per month per person, कितने एरर्स पर पर्सन, आपका एक डेवलपर कितने एरर्स पर मंथ सॉल्व कर पा रहा है। अगर डॉक्यूमेंटेशन अगर आप बोल रहे हैं तो पर मंथ वो कितना
पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन भी कर पा रहा है. नाउ रिमेंबर, डॉक्यूमेंटेशन टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम योर डेवलपमेंट टाइम. और बहुत बार डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है जितने बड़े प्रोजेक्ट्स रहेंगे उसके कंपैरिजन में. सो सपोज कि आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अब उसको आपको हैंडल करना है, डेवलप करना है, तो उसमें आपके बहुत ज्यादा एफर्ट्स जा रहे हैं, प्लस अलग से आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी 2-3 दिन निकालना पड़ेगा. सो सपोज इफ यू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर 10 days, तो उसके साथ में 2 days आर रिक्वायर्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन. सो दैट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड देयर. ये आपका साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स हो गया. नाउ साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स जो है ये वाइडली यूज तो होता है, लेकिन हर एक कंपनी अपने हिसाब से, अपने टर्म्स कंडीशन के हिसाब से यूज करता है. यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेजरमेंट नहीं है ये, बिकॉज एज आई सेड कि आप सॉफ्टवेयर जब आप लिखते हैं, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि यू सपोज टू राइट वन कोड फॉर कैलकुलेटर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और परसेंटेज फाइंड करो, दैट्स इट. अब जब आप ये कोड लिखेंगे, दे गोइंग टू बी 50 और 100 लाइन्स. अब ये 100 लाइन का आपने कोड लिख दिया, बट द लॉजिक इज वेरी सिंपल. सो डेवलपमेंट में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई से यू सपोज टू राइट अ कोड फॉर रिजल्ट जनरेशन, जहां पे बेस्ड ऑन, आफ्टर एक्सेप्टिंग मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट, बेस्ड ऑन दी परसेंटेज कैलकुलेटेड, हम लोग वहां पे उसको ABCD जो भी ग्रेड्स है वो अलॉट करेंगे. सो अगेन यहाँ पे अभी कैलकुलेशन, इंटरनल, प्रैक्टिकल्स और थियरी मार्क, उसका कैलकुलेशन इंडिविजुअली उसको कैलकुलेट करो, कंबाइन कैलकुलेट करो, सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल ग्रेड असाइन करो, देन ओवरऑल ग्रेड असाइन करो. तो ये देखो, ये कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया. और अगर उसके कोई KT है वो कंसिडर करके फिर आपको ग्रेड असाइन करना है. तो अब यहाँ पे क्या हो गया, आपका सपोज 100 लाइन ऑफ कोड यहाँ पे भी रहेगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें लाइब्रेरी में से आप इनहेरिट करेंगे, हर एक चीज आप खुद से कैलकुलेट नहीं करेंगे. बट अगेन यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया. कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया तो क्या हो गया, ज्यादा टाइम यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा. सो वो है. सो LOC मेजर्स आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिपेंडेंट रहेंगे. जैसे आप देखो, वी यूज पाइथन, तो पाइथन में आपको लाइन ऑफ कोड बहुत मिनिमम लिखने पड़ता है. जैसे अगर हम लोग कोई पैकेज या क्लास कोई पैकेजेस लाइब्रेरी से इंपोर्ट करते हैं या इंक्लूड करते हैं C++ जावा में, ऐसा कुछ आपको करने, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो पाइथन चीजों को बहुत ज्यादा शॉर्टकट बना देता है. तो अगर मैं जावा बोलूंगा तो जावा में मेरे नंबर ऑफ लाइंस वापस बढ़ जाएंगे, और अगर मैं पाइथन बोलूंगा तो नंबर ऑफ लाइंस कम हो जाएंगे. सो अगेन, कितने नंबर ऑफ लाइंस का कोड आपको लिखना पड़ेगा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कितने फंक्शंस आपको प्रोवाइड करने हैं इन वन एप्लीकेशन, और उसमें से कौन से आपको रेडीली API के थ्रू मिलेंगे और कितने हम लोग मैन्युअली खुद से डेवलप करेंगे, और उसमें भी कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जो सिंपल है. तो हम लोग वो फंक्शंस है, सपोज अगर मेरे पास टोटल वी हैव 10 फंक्शंस जो आपको एक प्रोग्राम में ऐड करना है, तो उसमें से सपोज 2 फंक्शंस आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, सपोज मैं कॉम्प्लेक्सिटी को 0 to 10 के 0 to 9 के स्केल के ऊपर आइडेंटिफाई करूंगा. 0 मतलब आपको डायरेक्टली API ऐड करेंगे, आपको खुद से मेहनत नहीं करना है. 9 मतलब वेरी 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 कॉम्प्लेक्स फंक्शन. तो यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं वी हैव 2 फंक्शंस स्टार्टिंग के 0 to 90 के स्केल पे, बराबर है, 10 फंक्शंस बनाना है टोटल, जिसमें से स्टार्टिंग के जो 2 फंक्शंस है उसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है वो मैंने सपोज यहाँ पे रखा है 8. बाद में के जो 2 फंक्शंस है इनका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 5 है. उसके बाद के जो 2 फंक्शंस है इनका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 2 है, और उसके बाद के जो 2 फंक्शंस है उनका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 9 है, और उसके बाद के 2 फंक्शंस का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 0 है. मतलब यहाँ पे तो कोई भी मेहनत नहीं करना है, मैक्सिमम मेहनत यहाँ पे और बाद में यहाँ पे करना. ये दो तो थोड़े सिंपल हो गए. सो आप ये वे में विल बी डिफरेंशिएटिंग, फंक्शन पॉइंट्स बोलते हैं इसको. तो फंक्शन ओरिएंटेड मतलब फंक्शन पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे कि ओके कौन से फंक्शंस, ये फंक्शन पॉइंट्स के थ्रू हम लोग को पता चलेगा कौन से फंक्शंस कितने कॉम्प्लेक्स है, कितने इजी है, तो किस पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. और कॉम्प्लेक्सिटी जहां पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी. एंड एट दिस 2 प्लेसेस वी कैन ऐड फ्रेशर्स. ठीक है. Function point computation based on the characteristics of software information and complexity. So I hope this is very clear to everyone.
function points are measure of the size of computer application and the project that we are going to build. The size is measured from functional or user point of view as well. अब यूजर पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब देयर माइट बी सम फंक्शन, वी हैव 10 फंक्शंस जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें से विच फंक्शंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम द क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू या कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी देखना है आपको. तो सपोज जैसे वी हैव ओला, अब इसके अंदर जो गूगल मैप्स है, गूगल मैप्स, अब गूगल मैप्स के लिए आपका अगर कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बोलूंगा तो कॉम्प्लेक्सिटी इज 1 0 to 9 के स्केल पे. मतलब बहुत सिंपल है, गूगल मैप एपीआई इंटीग्रेट करो, उसके ऊपर थोड़ा बहुत हम लोग टैक्सी का आइकन ये वो डालेंगे, बाकी सब काम गूगल खुद से कर रहा है. कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूजर दिस फंक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो आपको क्या करना है, कॉस्ट टू वैल्यू रेशियो निकालते हैं हम लोग. कॉस्ट टू वैल्यू रेशियो, कॉस्ट मतलब सॉरी वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो होता है, उल्टा बोल दिया मैंने, वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो होता है. वैल्यू मतलब कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू वो फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है. जैसे गूगल मैप वाला बोला तो मैंने क्या बोला, कॉस्ट को हम लोग कौन से स्केल पे मेजर करते हैं, 0 to 9 के स्केल पे, बराबर है. तो वैल्यू 0 to 9 के स्केल पे मेजर करेंगे और कॉस्ट को भी हम लोग 0 to 9 के स्केल पे मेजर करेंगे. तो अगर मैं किसी का वैल्यू अगर 9 रख रहा हूं, मतलब कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से वो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका कॉस्ट हम लोग 0 to 9 के स्केल पे डिफाइन करेंगे, जिससे पता चलेगा कि वो फंक्शन कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या कितना इजी है बनाने के लिए. तो अगर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं गूगल मैप, ओके गूगल मैप, अब कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वैल्यू 9 है और डेवलपमेंट मेरा कॉस्ट क्या है, 1 है. सो 9/1 वैल्यू क्या आया, 9 आया. मतलब ये फंक्शन को सबसे पहले हम लोग बनाएंगे. सो ये वे में जो भी फंक्शंस हम लोग डिफाइन करेंगे ना, सबके लिए वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो फाइंड आउट करेंगे हम लोग. बाद में वी हैव सम सेकंड फंक्शन नाउ, इसका वैल्यू जो है वो 8 है, कॉस्ट इसका 2 है, तो इसका वैल्यू क्या मिला, 4 मिला. देन सेम वे वी हैव सम थर्ड फंक्शन जिसका वैल्यू सपोज मेरे पास 6 है और कॉस्टिंग इसका 3 है, सो इसका वैल्यू मुझे क्या मिला, 2 मिला. तो अब मेरे पास 3 फंक्शन है. फर्स्ट फंक्शन गूगल मैप वाला जिसका वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो मुझे मिला 9 का, सेकेंड फंक्शन कोई है जिसका वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो मुझे 4 मिला, थर्ड फंक्शन जिसका वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो मुझे 2 मिला. तो पहले आप जिसका वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो हाईएस्ट है उसको बनाएंगे, उसके बाद में उससे कम वाला, उसके बाद में उससे कम वाला. सो दिस वे वी डिफाइन कि कौन से फंक्शंस, उस पे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है, किसको हम लोग पहले बनाएंगे, किसको हम लोग बाद में बनाएंगे. सो ये आपका फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स होता है. सो जो भी था मैंने आपको बता दिया. एस्टिमेटेड कॉस्ट, एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन, कोड, टेस्ट सॉफ्टवेयर, predict number of errors that will be encountered during testing, and forecast number of components or a project source line in the implemented system. So यहाँ पे function point calculate करने के लिए equation दिया हुआ है. We don't require much equation. Count total number और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0.65. Just remember this equation for now. उससे ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है. तो फंक्शन पॉइंट है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वैल्यू एडजस्टेड फैक्टर है, सिंपली हम लोग वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो निकालते हैं. दैट इज द शॉर्टकट जो मैंने आपको बताया. तो ये आप थियरी में अभी के लिए याद रखेंगे, ये एग्जाम में एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, आंसर टू दिस क्वेश्चन आर ऑन द स्केल ऑफ 0 to 5. मैंने आपको 0 to 9 का स्केल बोला, ये उनको 0 to 5 का स्केल पे डाल रहे हैं. ठीक है. सो अभी हम लोगों को क्या बोला है, फंक्शन पॉइंट्स के बेस के ऊपर काउंट टोटल. नाउ फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स, फंक्शन पॉइंट्स, काउंट टोटल इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डोमेन्स लाइक एक्सटर्नल इनपुट्स कितने आएंगे, एक्सटर्नल आउटपुट्स कितने जाएंगे, एक्सटर्नल इंक्वायरीज कितने आएंगे, इंटरनल लॉजिक फाइल्स या इंटरनल हम लोग डेवलपमेंट कितना अप्लाई करेंगे, सेम वे एक्सटर्नल इंटरफेसेस कौन से रहेंगे, इंटरफेसेस फाइल्स. तो जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि डेटाबेस पे आपके क्वेरीज कितने बार फायर होंगे, देन सपोज अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों का कोई एक एप्लीकेशन है जहां पे हम लोग अगर लेट्स सपोज कि हम लोगों का जैसे शेयर मार्केट का है, तो वहां पे क्या होगा कि आप एनएससी या बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से वो शेयर का प्राइस लेंगे और वो प्राइस आप रिफ्लेक्ट करेंगे ऑन योर एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन विच वो शेयर किसी को परचेस करना है कि नहीं वो डिफाइन होगा. सो उसमें क्या हो गया, एक्सटर्नल आउटपुट्स जो है वो आएंगे.
देन ये सेम आउटपुट आपके मोबाइल पे आ सकता है, आपके लैपटॉप पे आ सकता है ना। एक्सटर्नल इंक्वायरीज कितने रहेंगे, ये अलग अलग काउंट्स हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं और उसके बेस के ऊपर देन हम लोग यहाँ पे सेम पॉइंट्स पे वर्कआउट करेंगे। सो यहाँ तक हम लोगों ने जो भी कुछ डिस्कस किया है वो मैं आज के लिए यहाँ तक रखता हूँ। नेक्स्ट टाइम इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो। एनीवन, एनी डाउट्स? एनीवन गाइस? Okay, just 1 minute before we end today's lecture. यहाँ पे सिर्फ इसके 2 स्लाइड्स ही बचे हुए हैं, हम लोग क्विकली फिनिश करते हैं। सो ये टॉपिक होने के बाद में विल स्टॉप। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट क्या रहेगा वो हम लोग टोटल कैलकुलेट करते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पे क्या बोला है, ईच इन्फॉर्मेशन डोमेन वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय वेटेड फैक्टर लाइक सिंपल, एवरेज और कॉम्प्लेक्स एंड ऑल वैल्यूज आर एडेड टू गेट द टोटल काउंट। अब इसके आगे हम लोग को क्या बोला है, इसके बेस के ऊपर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि आपका टोटल आइडियल आपके फेजेस कितने होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ आपका जो फंक्शंस है वो कितने होने चाहिए, है ना। ये डिफिकल्टी कॉम्प्लेक्सिटी कितना रहेगा, कितने लोग लगेंगे, बस वही है। और उसके साथ में अगर हम लोगों का कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो कौन सा आइडियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके लिए बेस्ट सूटेबल रहेगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दिस। एंड हियर वी आर डन विथ थर्ड चैप्टर ऑफ यूनिट 4। तो हम लोग का अभी एक लास्ट वाला पार्ट बचा है। एज यू कैन सी वी आर डन विथ दिस स्लाइड्स। सो लास्ट वाला हम लोग का जो टॉपिक बचा है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, दैट इज सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन, यूनिट 4 में लास्ट एक बचा हुआ है। नेक्स्ट टाइम विल बी फिनिशिंग विथ यूनिट 4। आई होप आज जो भी कुछ करा है वो सबको क्लियर है। हम लोग के यूनिट 4 के 3 चैप्टर्स हो गए। So next time I'll finish with unit 4 ka last part and we'll be starting with unit 5. Yeah, anyone, any doubts? Let me know. No, sir. Okay, ठीक है. So we'll just wait for 2 minutes, then I'll end today's lecture.